हमारा चैप्टर ले आए हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। बच्चों के चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, याद करने में बहुत दिक्कत आती है, बट हमने ऐसे नोट्स ऐसे बनाए हैं ताकि आपको चैप्टर समझ भी आ जाए लाइन बाय लाइन, प्लस आप आपके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी नोट्स से बना पाओगे। ठीक है, और इन नोट्स को हमने बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है इसका, ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ से यहाँ की इस चैप्टर की शुरुआत होती है। पर स्टार्टिंग में एक पेंटिंग की बात कर रही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंटिंग की बात हो रही होती है। एक पेंटिंग जो कौन ड्रॉ करता है, ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक पेंटर है, वो ये ड्रॉ करता है। ठीक है, एक आर्टिस्ट है, वो ये ड्रॉ करता है। अब उस पेंटिंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने सबसे पहले आपको। ठीक है, सबसे पहले ये पेंटिंग बनी कब थी? 1848 में बनी थी। 4 प्रिंट्स बनाए थे उसने, 4 प्रिंट्स बनाए थे। ठीक है, अब इस कुछ पेंटिंग के आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम। मान लो अगर आप याद करो कि ये टॉप व्यू है ना, ये सबसे ऊपर वाला व्यू है, ये एक बीच में फिर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, फिर एक यहाँ पे कुछ लोग हैं, और लास्ट में यहाँ पे कुछ कचरा गिरा हुआ है। सबको एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे इस साइड पे ये पूरा जो सीन दिख रहा है, तो यहाँ पे सेंट्स हैं। सेंट्स मतलब जो एंजल्स आप सोच सकते हो, ये सारे एंजल्स हैं। तो स्काई में कौन है? एंजल्स हैं और सेंट्स हैं। और ये क्या मतलब है, स्काई में एंजल्स का क्या मतलब है कि अब पीस हो चुका है पूरे देश में, पूरे कॉन्टिनेंट में। क्या हो चुका है? पीस आ चुका है, यूनिटी आ चुकी है, क्योंकि एंजल्स किसका साइन शो करते हैं? पीस का। ठीक है, ये समझ आ गया। अब नीचे आते हैं, ये कौन सा पुतला खड़ा हुआ है कोई? ये पुतला कौन सा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को थोड़ा जूम करोगे तो ये वाला हैंड देखो, एक इस हैंड में भी कुछ है, ये इस हैंड में कुछ है, और इस हैंड में भी कुछ है। तो 2 हैंड्स में कुछ है। अच्छा, समझ आ गया। अब एक हैंड में क्या है? इस हैंड में अगर आप देखोगे अपनी बुक्स में तो ये टॉर्च है। एक हैंड में क्या है? टॉर्च है, और दूसरे हैंड में क्या है? बुक है। ये टॉर्च, ये बुक। ये टॉर्च और बुक लेके क्या कर रहा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम देख रहे हैं कि इस प्रिंट में स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है। एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में बुक है। टॉर्च क्या शो कर रहा है? टॉर्च शो करता है लाइट ऑफ नॉलेज। बेसिकली टॉर्च का काम क्या होता है कि अंधेरे को हटाना, यानी कि जो लोगों के मन में, जो लोगों के दिमाग पे अंधेरा छाया हुआ था इलिटरेसी का, तो वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब लोगों को नॉलेज प्रदान हो गई है कि हाँ, हम भी फ्री होना चाहते हैं, हमें भी फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट है अ बुक, राइट ऑफ मैन। इसमें ये जो दूसरा हैंड है उस पर क्या है? बुक है, जो कि क्या शो करता है? राइट्स ऑफ मैन। मतलब कि जो भी वोटिंग राइट्स वगैरह जो दिए गए थे यूरोप में, उसके बारे में ये सिग्निफाई करता है, राइट्स ऑफ मैन के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड कौन है? ये सारे लोग खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे लोग हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, देखो लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है, इतनी बड़ी लंबी लाइन है। तो इस लंबी लाइन में लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं ये अपने अपने नेशन के कपड़े पहने हुए हैं, याद रखना। इन सब ने अपने अपने नेशन के पहने हुए हैं। मतलब जैसे मान लो फ्रांस है तो फ्रांस के लोगों ने अपना कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। ठीक है, यूएसए के लोग हैं तो यूएसए के अपना कुछ कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो सब ने अपना अपना कॉस्ट्यूम पहना हुआ है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, और सब ने अपना अपना फ्लैग होल्ड किया हुआ है। मतलब कि सब देशों को, अब ये सब जो देश हैं लाइन में खड़े हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये किसकी तरफ जा रहे हैं? ये फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। अब ये मोनार्क सिस्टम को खात्मा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी समझ आ गया। अब सबसे पहले जो लाइन में है वो कौन खड़ा है? यूएसए खड़ा है और स्विट्ज़रलैंड खड़ा है, और इन्होंने पास कर दी लाइन को। ये लाइन जो है पास कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? यूएसए और स्विट्ज़रलैंड इस लाइन को क्या कर चुके हैं? पार कर चुके हैं, निकल चुके हैं इस लाइन से। मतलब कि वो ऑलरेडी इस टाइम तक फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। वो ऑलरेडी इस टाइम तक क्या कर चुके हैं? फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। फिर से रिकैप करते हैं। नहीं, अच्छा, एक लास्ट चीज़ रहेगी। अभी नीचे यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कचरा नहीं है बेटा, ये क्या है? टूटे सिंबल्स हैं, टूटे टूटे सिंबल्स हैं। किसके सिंबल हैं ये टूटे टूटे सिंबल? अगर आप ध्यान से देखो तो किसके हैं? तो ये क्वीन की मुकुट है, मतलब राजा का वो है, क्राउन है, और क्वीन का क्राउन है, मतलब कि क्राउन्स वगैरह गिरे हुए हैं। तो मतलब कि मोनार्क सिस्टम जो है वो अब क्या हो चुका है? बिल्कुल एंड हो चुका है। मोनार्क सिस्टम एंड हो चुका है। अब आप इसको दिमाग से खुद से सोचो, क्या लिखोगे? अगर ये आएगा फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग, तो आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं? ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, ऊपर क्या है? एंजल्स हैं। ठीक है, एंजल्स क्या सिग्निफाई कर रही हैं? कि अब देश में पीस आ चुका है, देश में यूनिटी आ चुकी है। अच्छा, फिर नीचे आएंगे, ये स्टैचू दिखा। स्टैचू क्या सिग्निफाई कर रहा है? स्टैचू के एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में बुक है। टॉर्च क्या सिग्निफाई कर रही है? लाइट ऑफ नॉलेज। अब लोग नॉलेजफुल हो गए, लोग जागरूक हो चुके हैं। और अब बुक क्या सिग्निफाई कर रही है? कि सारे राइट्स जो हैं वो लिख लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, राइट टू, जो भी राइट्स मिलते हैं, राइट टू वोटिंग, राइट टू फ्रीडम, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हो चुके हैं। फिर इसके बाद आते हैं ये लोग खड़े हुए, लोग लाइन में खड़े हैं। अच्छा, लोगों ने क्या किया हुआ है? अपने अपने कपड़े पहने हुए। देखो, अब अपने अपने कपड़े नहीं, मतलब अपनी अपनी कंट्री के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, अपने अपने कपड़े पहनते हैं, अपनी अपनी कंट्री के कपड़े पहने हुए हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है?
और लोगों ने अपने अपने फ्लैग्स भी होल्ड कर रहे हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि सब लोग देश जो है वो अब आज़ाद हैं, अब उनके पास आज़ादी आ चुकी है, सब अपना अपना कॉस्ट्यूम, अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, नीचे क्या गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है मोनार्क्स के टूटे फूटे सिंबल्स गिरे हुए हैं। और फाइनली हमने देखा कि इस लाइन में सबसे आगे जो इस लाइन को क्रॉस कर चुका है वो कौन कौन है, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। इसका मतलब क्या है कि यूएसए और स्विट्ज़रलैंड ने अब अपने देश की फ्रीडम हासिल कर चुके हैं, वो सबसे आगे हैं इस लाइन में। तो ये आप सारे पॉइंट लिख लोगे फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही आता है कि फीचर्स ऑफ पेंटिंग बता दीजिए फ्रेडरिक सॉरियो की, तो आप ये सारा लिख देंगे, आपको 5 मार्क्स पक्के, ठीक है। अब इसमें एक नए कुछ टर्म्स आती हैं, वो टर्म्स देख लो, ज़रूरी हैं, डिफाइंस में आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली टर्म है नेशन स्टेट, फिर है एब्सोल्यूटिस्ट और फिर है यूटोपियन। यार ये तो बड़ी गंभीर सी लग रही हैं, ध्यान से सुनना। नेशन स्टेट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे जर्मनी, आज का जर्मनी है आपके पास, ठीक है, ये पूरा जर्मनी है मान लो। जर्मनी जो है आज का जर्मनी, वो एक टुकड़ा नहीं था, वो डिवाइडेड था। मतलब कि ये टुकड़ा किसी और के पास है भाई, ये टुकड़े किसी और के पास है, ये वाला टुकड़ा मान लो किसी और राजा के पास है, ये टुकड़ा किसी और राजा के पास है, ये किसी और के पास है, ये किसी और के पास है। तो प्रॉपर जर्मनी की बाउंड्री फॉर्म नहीं हुई थी। जर्मनी एक जो आज की स्टेट है, आपको पता है जर्मनी की बाउंड्री, अब तो आप एक जगह मैप में देखोगे तो ये जैसे कुछ हिस्सा देखोगे तो वो मैप में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पूरा एरिया जर्मनी है। बट पहले ऐसा कुछ भी जर्मनी जैसा इलाका नहीं होता था। तो नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जिसकी खुद की क्लियर बाउंड्रीज़ हो, पूरा देश बना हो, क्लियर बाउंड्री हो, लोगों की कॉमन आइडेंटिटी हो, सेम तरीके के, सेम बैकग्राउंड के, सेम हिस्ट्री के लोग वहाँ पे रहते हों, जैसे इंडिया में सेम बैकग्राउंड के लोग हैं हम, ठीक है। प्लस इस देश में कोई भी फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब ये देश को कौन चलाता हो, हमारी खुद की सरकार, ठीक है, हमारी खुद की सरकार चलाती हो, कोई और एरा गेरा नत्थु गेरा ना हो। और गवर्नमेंट को किसने चूज़ किया हो, पीपल ने चूज़ किया हो। और लोगों के पास अपने अपने नेशनल फ्लैग्स हो, नेशनल एंथम्स हो, साइंस हो एंड सो ऑन। तो क्या क्या पॉइंट लिखोगे, ध्यान सुनो। सबसे पहले क्लियर बाउंड्री हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, मतलब सब लोग एक तरीके की आइडेंटिटी फॉलो करते हो, जिसकी लैंग्वेज सेम हो, लगभग कल्चर सेम हो, बैकग्राउंड सेम हो। फिर कोई भी बाहर का फॉरेन पावर हम पे राज ना कर सके। हमारी सरकार को किसने चूज़ किया हो, लोगों ने चूज़ किया हो, पीपल ने चूज़ किया हो। और फाइनली हमारे पास फ्लैग हो, नेशनल एंथम हो, साइन हो। तो इसको क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटिस्ट। इसमें क्या है कि ऐसी सरकार या ऐसी गवर्नमेंट जब बने जिसमें सारी की सारी पावर जो किसके पास हो, वो गवर्नमेंट के पास हो, और वो पावर, ये वर्ड ज़रूरी है, अनलिमिटेड हो और अनचेक्ड हो। मतलब अरे अनलिमिटेड मतलब कि सरकार जो चाहे अपने मन में कुछ भी चाहे कर सकती हो, मतलब सरकार जो चाहे वो सरकार जो है वो उसको कर पाए, और उसके ऊपर कोई चेक करने वाला भी ना हो, उस पर कोई निगरानी रखने वाला भी ना हो। जैसे इंडिया का मान लो, जैसे इंडिया में जो सरकार है, क्या वो सरकार कुछ भी कर सकती है? तो आपके दिमाग में आएगा हाँ यार कुछ भी कर सकती है, बट बेटा नहीं, सरकार के हाथ भी बंधे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में ही काम करना पड़ता है। बट एब्सोल्यूट सरकार क्या होती है, एब्सोल्यूटिस्ट सरकार क्या होती है, ऐसी सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो और अनचेक्ड हो, मतलब कि वो सरकार कुछ भी कर सके जो मन में चाहे। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दो। जैसे लुई 16 का ऑफ फ्रांस आपने देखा था, लुई 16 ऑफ फ्रांस आपने देखा था 9th क्लास में। तो लुई 16 जो था वो एब्सोल्यूटिस्ट सरकार थी, मतलब कि वो जो चाहता था, जो उसके मन में आता था वो करता था, जो उसका मन था वो चाहता वो करता था, ठीक है, लोगों के लिए नहीं करता था काम। आगे है यूटोपियन सोसाइटी। ये क्या यूटोपियन भाई, ये देखना, ये ना एक सिर्फ जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आयरनी बोलते हैं या मेटाफर बोलते हैं, पता नहीं मुझे, है ना, वो तो आपको पता होगा। तो जैसे आप ये एक इमेजिन कर रहे हो, आप एक विजन को इमेजिन कर रहे हो कि जहाँ पे सोसाइटी परफेक्ट हो, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ सही हो। ऐसी सोसाइटी हो सकती है क्या जहाँ पे हर चीज़ सही जा रही हो? इम्पॉसिबल है। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ गलत और कुछ ना कुछ सही होता ही है ना। हर जगह पे कुछ ना कुछ सही और कुछ ना कुछ गलत होता ही होता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं। अगर आप यूएसए में जाओगे तो यूएसए में कुछ चीज़ें अच्छी हैं और ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं। तो यूटोपियन सोसाइटी क्या विजन है, कहती है कि ऐसी सोसाइटी बनाओ जो परफेक्ट हो। परफेक्ट सोसाइटी बन नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, ये इनप्रैक्टिकल है, ठीक है। परफेक्ट सोसाइटी को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पे कम्प्लीटली जस्ट हो, मतलब कि बिल्कुल 100% इक्वालिटी हो, 100% इक्वालिटी, ठीक है। पीसफुल हो, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होता ही ना हो। इम्पॉसिबल है यार, हम तो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने भाई बहनों से, है ना, छोटा मोटा तो हो ही जाता है ना। बट ये ऐसी सोसाइटी को हम इमेजिन करें जहाँ पे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना हो और सब लोग इक्वल हो। तो हमें पता है कि ऐसी सोसाइटी जो है वो क्या होती है, इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो
एग्जाम्पल यूटोपियन सोसाइटी इन 19th सेंचुरी इमेजिन अ आइडियल सोसाइटी विद नो पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट। तो यूटोपियन सोसाइटी ने क्या इमेजिन किया था कि ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे कोई गरीबी नहीं होगी और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये पॉसिबल नहीं था, ये इमेजिनरी सिनेरियो आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फिर से रिपीट करते हैं। फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग याद रखना, सबसे पहले बादल के बारे में सोचना है, बादलों में क्या दिख रहा है, फिर पुतले के बारे में, फिर लोगों के बारे में और फिर ग्राउंड के बारे में। क्लियर। उसके बाद नेशन स्टेट क्या होती है, जिसमें क्लियर बाउंड्री होती हैं, जिसकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, कॉमन आइडेंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन पावर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, प्लस सबके अपने देश के नेशनल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम्स, ये सब होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आप इसको एज इट इज़ लर्न करके आराम से, अब ये मत सोचना कि भाई हम बाद में लर्न करेंगे, अभी तो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको अभी से अभी याद कर लो, ठीक है। अभी के अभी याद कर लो, इस पॉइंट्स को दिमाग में बैठ गए होंगे ये पॉइंट्स आपके, ठीक है। कि पहले इस साल में बनी थी पेंटिंग, फिर ऊपर क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको अभी से याद कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना चैप्टर फ्रेंच नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करते दोबारा से। उसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। इस चैप्टर में याद रखना, एक तो कहानी चलेगी अपने फ्रांस की। यूरोप में बहुत सारी वो है ना कंट्रीज़, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है। तो एक बात ध्यान सुनना, एक तो कहानी चलेगी इसकी फ्रांस की चलेगी, ठीक है। फ्रांस की कहानी चलती रहेगी और साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी कंट्री, जैसे जर्मनी की भी एक मेजर कहानी चलेगी, ठीक है। और कुछ साथ में छोटी मोटी कंट्री, जैसे कि मान लो ग्रीस का कुछ हो गया या कुछ और जगहों पे कुछ हो गया, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मेन आपका फ्रांस है 40% 50% ऑफ द पोर्शन, देन जर्मनी आप इंक्लूड कर लेते हो और फिर कुछ और छोटी छोटी जगहों का बारे में भी आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब कि डिवाइडेड चैप्टर है, एक कंट्री के बेसिस पे नहीं है, बेसिकली यूरोप पूरा का पूरा आपने पढ़ना है, ठीक है। अब इसका अगर आपको फ्रांस समझ आ गया तो मतलब काफ़ी हद तक आपको चैप्टर समझ आ गया। तो ध्यान सुनना, आपको पता है कि फ्रांस में 1789 के आसपास जो हुआ था, 1789 के आसपास कौन पावर में था, अगर आपको याद हो तो 1789 के आसपास कौन पावर में था, लुइस 16, बर्बन फैमिली का किंग था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो 1789 के आसपास कौन किंग था, बर्बन फैमिली का लुइस 16, ठीक है। लुइस 16 किंग था, समझ आ गया। अच्छा, लुइस 16 जो किंग था ना, उसके टाइम पे आपको पता है कि उसने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की थी। ये कहाँ पढ़ा हो, 9th पढ़ा हो, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको एक रिफ्रेशर दे रहा हूँ 9th का हल्का सा, ताकि आपको अच्छा समझ आए कि हाँ क्या लॉजिक हो रहा है। 1789 में वो लुइस 16 था किंग, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने की डिमांड हुई थी, मतलब कि इसने टैक्स बढ़ाने की कोशिश करी थी किंग ने, कि मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ, चलो। इस किंग ने सोचा था टैक्स बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो टैक्स जैसे इसने बढ़ाने की सोची थी, तो क्या हुआ था कि लोगों ने डिमांड उठा दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब कि किंग तू हमें नहीं चाहिए, किंग अब तू हमें नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, प्लस हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए प्लस किंग भी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क समझते हो ना, कि किंग भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, दोनों होंगे। तो दोनों में से पावर किसके पास होगी, डिवाइडेड होगी बेटा पावर, ठीक है। तो लोगों की फोर्स में आके इसने क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डिसाइड कर लिया था। फिर बहुत सारे और इवेंट्स हुए थे, वो हमें नहीं जानने। फिर जो मेजर इवेंट हुआ था वो हुआ था 1804 में। 1804 में क्या हुआ था भाई, 1804 में आया था अपना सबसे फेमस लीडर, वो कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिफ्रेशर दे रहा हूँ। 1789 में कौन सी सरकार थी, लुइस 16 की सरकार थी। 89 के बाद से उसकी सरकार थोड़ी सी वीकन होने लगी और लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया 1789 से लेकर 1791 तक बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बाद बहुत सारे और भी इवेंट्स हुए, वो नहीं जानने आपको। फिर हुआ था 1804 में किसका राज आया था, नेपोलियन साहब का, नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है। एक रिफ्रेशर मिल गया। चलिए अब ध्यान सुनना, मैंने बताया ना कि इसकी पावर जो थी, अपना ये जो किंग था अपना लुइस 16, इसकी पावर वीकन होने लग गई 1789 में। तो जो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, यानी कि जो लोग देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, जो नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने कुछ चेंजेस करवाए थे। उन्होंने कुछ फ्रेंच सोसाइटी में कुछ चेंजेस करवाए थे, ठीक है। क्या क्या चेंजेस करवाए थे, पढ़ते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड द मोनार्क इन फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोनार्क खत्म हो गया एंड गेव पावर टू द पीपल, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वेयर पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल सिटीजन। अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया विच गेव द सिटीजन टू राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो 1789 के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आया और फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो समझ आया कॉन्स्टिट्यूशन वालों को कि यार अभी भी ना देश में मज़ा सा नहीं आ रहा, यार मज़ा सा नहीं आ रहा। मतलब
देश के लोग जो है ना अपने आप को यूनाइटेड फील नहीं करवा पा रहे कि हम सब एक हैं, हमारा देश है यार ये, उनको अभी तक ये फीलिंग नहीं आ पा रही। तो ऐसे क्या मेजर्स लिए गए, ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए गए ताकि लोगों को फील आ जाए कि हाँ यार ये तो हमारा ही देश है, हम सब लोग एक हैं, हम डिवाइडेड नहीं हैं, हम क्या हैं, एक हैं। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की हम सब एक हैं कैसे पता चल जाए, तो कुछ चेंजेस लाए गए। क्या क्या चेंजेस लाए गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस लाए गए ताकि लोगों को क्या लगे कि हम सब क्या हैं, एक हैं, वी आर ऑल वन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट्स जर्नल की वहाँ पे होती थी, 3 स्टेट्स होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। उस 3 स्टेट्स जर्नल को आपने नाम चेंज करके क्या बोल दिया, नेशनल असेंबली बोल दिया। ठीक है, और नेशनल असेंबली के जो लोग थे, नेशनल असेंबली में जो लोग शामिल होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, जो लोगों को चुना जाएगा, वो कौन चूज़ करेगा, एक्टिव सिटीजन चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर रॉयल फ्लैग जो था, जो किंग का फ्लैग था, किंग का जो अपना फ्लैग जो था, उसको हटा के फ्रांस का नया फ्लैग लाया गया। वाह वाह, उसका कलर क्या थे, ब्लू था, वाइट था और रेड था। ठीक है, फ्लैग चेंज हो गया, मस्त। फिर द नेशन वॉज डिक्लेयर्ड सुप्रीम, द पीपल टेक ओथ्स इन द नेम ऑफ नेशन एंड नेशनल हाइम्स वर क्रिएटेड। मतलब देश को सबसे ऊपर रखा गया। अब कोई भी ऊपर नहीं है, अब कौन सबसे ऊपर है, देश ऊपर है। ठीक है, लोगों ने देश के नाम पे ओथ ली। ओथ मतलब शपथ यार, शपथ। जैसे आप कसम नहीं खाते, मैं मम्मी कसम, मैंने वो नहीं कि मैं पढ़ रहा था, मैं फ़ोन नहीं चला रहा था, ऐसे ऐसे करते हो ना तुम, वैसे लोगों ने शपथ ली कि हम अपने देश के प्रति जो है बिल्कुल निष्ठा से काम करेंगे, पूरी प्रॉपरली काम करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। हाइम्स क्रिएट की गई, जैसे हमारे पास नेशनल एंथम है और हमारे पास नेशनल सॉन्ग है, बेसिकली देशभक्ति के गीत हैं। ठीक है, पैट्रियोटिज़म के गीत जो हैं वो बनाए गए। ठीक है, फिर जैसे हम अपनी इंडिया को क्या बोलते हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारी मदर लैंड है, हम बोलते हैं ना कि यार इंडिया इज़ आवर मदर, हमारी मदर लैंड है वो। तो वैसे ही उन्होंने फ्रेंच में क्या बोला, लै पैट्रे, मतलब कि फादर लैंड है ये हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या है, फादर लैंड है। तो अपने लैंड को ऐसा फादरली फिगर उन्होंने पोर्ट्रे किया। ठीक है, एंड पीपल वर कॉल्ड ली सिटियन द सिटीजन शोइंग इक्वालिटी एंड यूनिटी। मतलब अब आपको किसी टाइटल से नाम से नहीं बुलाया जाएगा, आपको सिटीज़न बुलाया जाएगा, सिटीज़न ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये इक्वालिटी कर दी। अच्छा, फिर पूरे देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मतलब कि देश को मैनेज करने का सिस्टम, उसको सेंट्रलाइज किया गया। मतलब या जैसे मान लो सिर्फ समझने के लिए कि फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस का अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं का कब्ज़ा है। ठीक है, ऑल्दो लुई 16 जो था वो पावरफुल राजा था, बट कुछ जगहों पे किसी और राजा का कब्ज़ा था। तो जब किसी और जगहों पे कुछ और राजा का कब्ज़ा है फ्रांस में, तो वहाँ पे किसकी चलेगी, राजा की चलेगी। और हर एक राजा सेम सिस्टम थोड़ी फॉलो करेगा। लुई 16 कुछ और कह रहा है और दूसरा राजा कुछ और कह रहा है, तो मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लॉज थे। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, सेंट्रलाइज़ किया गया कि पूरे देश में एक ही लॉ चलेगा। जैसे इंडिया मान लो, इंडिया में आप अभी दिल्ली में रह रहे हो मान लो, या कोई पंजाब में रह रहा है, तो क्या इंडिया और पंजाब, मतलब दिल्ली और पंजाब में जो हमारे नेशनल लॉज होंगे, नेशनल लॉज वो तो सेम ही होंगे ना हर जगह पे। ठीक है, वैसे ही उन्होंने हर लॉ को हर सिस्टम को क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, यूनिफॉर्म लॉ बना दिए। समझ आ गया। फिर कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट को अडॉप्ट किया गया। मतलब फ्रांस के अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स इस्तेमाल होती थी। जैसे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल। मान लो जैसे दिल्ली में ग्राम में हम सब कुछ मेजर कर रहे हैं दिल्ली में, और पंजाब में केजी में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वेट। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो कन्फ्यूजन होती है यार बड़ी, अगर एक ही देश में अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल होने लग जाए तो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्लैशेस होंगे, यूनिटी नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कॉमन सिस्टम बना दिया कि भाई सब एक ही सिस्टम यूज़ करेंगे, सेम सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजरमेंट यूज़ करेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, टैक्सेस जो हैं वो अबॉलिश कर दिए गए। ठीक है, जैसे कि मान लो जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते हो तो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। जैसे मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपने सामान लेके गए, आप दुबई से गोल्ड लेके आए, ठीक है, इंडिया में लेके आ गए, तो आपको क्या पे करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। वैसी फ्रांस की एक रीजन से दूसरे रीजन में जब आप सामान लेके जाते थे दूसरे रीजन में, तो आपको क्या पे करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ये क्या बात हुई भाई, विद इन द कंट्री कस्टम ड्यूटी क्यों पे करनी पड़ रही है, तो उनको भी अबॉलिश कर दिया गया। अच्छी बात हुई। ठीक है, फ्रांस को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, 8 पॉइंट बताए हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले नाम चेंज हुआ, फ्लैग चेंज हुआ, ओथ्स ली गई। ठीक है, फिर ली पैत्रे वाला पॉइंट,
फिर सारे सिस्टम, फिर ये सिस्टम को ठीक किया, सिस्टम में सबको सेंट्रलाइज किया गया, सिस्टम में सब कुछ कॉमन किया गया, इंटरनल टैक्स को हटा दिया गया और फिर फ्रांस को एज अ कॉमन लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तो 8 पॉइंट्स आप लिख के आओगे कि इन 8 पॉइंट की हेल्प से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को किया गया। अब ठीक है, इतनी बात समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। द रेवोल्यूशनरी बिलीव दैट देयर ड्यूटी टू हेल्प देयर अदर कंट्रीज इन यूरोप बिकेम nations too. The revolution inspired people in the Switzerland, Holland and Italy and Belgium, especially to middle class students and professionals. These groups in the other countries also started fighting to remove monarchs and form nations ruled by people. क्या मतलब है? अब फ्रांस के लोग आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम आज़ाद हो गए तो जो हमारे साथ पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश जो हैं, जो हमारे आसपास के इलाके हैं, हमारा गोल ये है कि अब ये जो सारा मेजर्स हमने लिए हैं, ये सारे इतने अच्छे अच्छे मेजर्स लिए हैं और अपने आप को आज़ाद किया, हम ये सेम मेजर्स किसको लेके जाएं, अपने पड़ोसी देशों को भी वहाँ पे भी ये फैला दें। तो उन्होंने सोचा कि हम ये सारे जो रेवोल्यूशन हुआ वो स्विट्ज़रलैंड में भी लेके जाएंगे, होलैंड में भी लेके जाएंगे, इटली में भी लेके जाएंगे, ताकि वहाँ के लोग भी आज़ाद हो पाएँ। वहाँ उन्होंने स्पेशली किसको इंस्पायर किया, मिडिल क्लास को, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को, कि तुम भी जैसे हमने आज़ादी पाई है किंग रूल से, तुम भी आज़ादी पाओ यार, तुम्हारी भी तो है ज़िंदगी, तुम भी इक्वालिटी पाओ, ठीक है। तो ये फ्रांस से सारा का सारा जो सिस्टम था वो कहाँ प्रोपोगेट होने लग गया, यूरोप में हर जगह पे प्रोपोगेट होने लग गया। तो ये था आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें 8 पॉइंट लिख के आओगे, मस्त आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ईजी पॉइंट है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट था नेशनल असेंबली, नाम चेंज किया गया स्टेट जर्नल से, और नेशनल असेंबली में वोटिंग किसको मिलती थी, एक्टिव सिटीज़न को। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को चेंज करके नेशनल फ्लैग बनाया गया। देश के नाम पे शपथ ली गई, ओथ्स ली गई, ली पैथवे कंट्री को बोला गया, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया, कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजरमेंट लाया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया, और फाइनली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन बन गई, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये था आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट नेपोलियन आएगा 1804 में, ठीक है, 1804 में, ठीक है, ये आने वाला है अब, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बता दिया था क्या क्या याद रखो। 1789 में क्या हुआ था, 1789 में राजा था, लुइस 16 था, मैंने पिछले भी बताया था 1789 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ने वहाँ पे चेंजेस लाए, ठीक है, वहाँ पे उनको सिस्टम को थोड़ा सा बेटर किया, और फिर अल्टीमेटली 1804 में कौन आया, नेपोलियन आया। नेपोलियन का राइज कैसे हुआ, ठीक है, नेपोलियन कैसे पावर में आया, ये आप 9th में पढ़ चुके हो, और क्लास 10th में आपका इसका कोई जिक्र नहीं करना हमें, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1804 में नेपोलियन जो है वो पावर में आ चुका है, ठीक है, नेपोलियन जो है वो पावर में आ चुका है। अब नेपोलियन पावर में आ चुका है तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग में तो यार वो जब जैसे आप नए नए कहीं जाते हो, है ना, जैसे कि कहीं नए नए जाओगे आप, तो सब लोग आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, है ना, क्योंकि पहली बार में कौन यार गालियाँ देता है, पहली बार में कोई थोड़ी गालियाँ देना शुरू हो जाएगा। पहली बार में तो आपको सब कहेंगे आओ बेटा आओ, अंदर आओ, खाना खिलाएंगे, आपकी वो करेंगे, सेवा करेंगे हर कोई जहाँ पे भी आप जाओगे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है सब लोग अपने असली रंग दिखाते हैं, ठीक है। वैसे नेपोलियन ने भी यही हुआ। तो नेपोलियन पावर में प्रॉपरली पावर में कब आया था, 1804 में, 1804 में पावर में आ गया था। स्टार्टिंग में लोगों को लगा यार ये तो बढ़िया ही बंदा है, इससे बढ़िया कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है, सब लोगों ने इसकी तारीफ़ करी। फिर बाद में उसको पता चला कि असली मोटिव इसका क्या था, जो उसके नेगेटिव मोटिव्स थे वो सामने आने लग गए। तो सबसे पहले पढ़ना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था नेपोलियन का। नेपोलियन ने जो प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ उनको रिमूव कर दिया था और इक्वालिटी ला दी थी। मतलब जैसे आपको पता है कि फ्रांस में फर्स्ट स्टेट थी, सेकंड स्टेट थी और थर्ड स्टेट थी, क्लास 9 में पढ़ा था हमने, क्लर्जी नोबिलिटी वाले, है ना, क्लर्गी और नोबिलिटी। तो उस वाली जो बर्थ से प्रिविलेजेस मिलती थी क्लर्गी और नोबिलिटी को, वो हटा दी उसने। अच्छा काम हो गया ये तो यार, बहुत मस्त काम है। फिर इक्वालिटी उसने सब पे ला दी कि सब लोग जो हैं वो लॉ के आगे इक्वल हैं, ये भी यार मस्त काम हो गया, इतना मस्त काम कर रहा है ये आदमी। आगे उसने फ्यूडल ड्यूज को हटा दिया, याद रखना ये वर्ड, सर्वडम को हटा दिया, और मेनोरियल ड्यूज को हटा दिया। यार ये क्या है, इतने भारी भारी नाम है, ध्यान से सुनना। फ्यूडल ड्यूज क्या होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिसकी ज़मीन होती थी, जिस पीजेंट्स जिस ज़मीन पे काम करते थे, पीजेंट्स जिस ज़मीन पे काम करते थे, उन लैंडलॉर्ड्स को, पीजेंट्स को एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती थी, उसको बोलते थे फ्यूडल ड्यूज, ठीक है। सर्वडम मतलब आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली फार्मिंग करवाई जाती थी, आपको फार्मिंग करनी है, ज़बरदस्ती, आपका मन भी नहीं है फिर भी करवाई जा रही है, तो सर्वडम से छुटकारा मिल गया, बहुत अच्छी हुई के बाद। फिर मेनोरियल ड्यूज मतलब कि जो विलेज के ऊपर टैक्स लगता था उसको भी उन्होंने हटा दिया। बहुत मस्त काम कर रहा है यार ये तो बंदा ही अच्छा है। अगला देखते हैं।
इसने गिल्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दी गई, और ही रिमूव्ड गिल्ड्स, ठीक है, विच कंट्रोल द प्राइस एंड लिमिटेड हु कुड डू सर्टेन जॉब। दिस हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स एंड अलाउड मोर पीपल टू स्टार्ट बिजनेस। समझ सा नहीं आया यार, देखो ध्यान सुनना। पहले ना गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब एक ना ग्रुप हुआ करता था, एक ग्रुप बनाती थी सरकार। वो ग्रुप क्या करता था, कंट्रोल करता था कि किस चीज़ का दाम कितना होगा। क्या करता था वो ग्रुप, कंट्रोल करता था किस चीज़ का दाम कितना होगा, कंट्रोल करता था प्राइजेस को। अब वो ग्रुप प्राइस अपने आप से डिसाइड करता था। जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ उगाई या कुछ प्रोड्यूस करा, तो मेरी मर्ज़ी है ना मैं कितने में भी बेचूं यार। वो चीज़ कितने में बिकनी है वो मेरे हाथ में है, क्योंकि मैंने ही बनाई है वो फसल, मैंने उगाई है वो फसल। बट ये क्या करते थे गिल्ड्स वाले लोग, ये आपका ट्रेड ग्रुप क्या करता था कि ये दाम खुद सेट करता था कि हम इतने पैसे में खरीदेंगे तुमसे, और ज़बरदस्ती करता था, ठीक है। तो ये सब जो था गिल्ड सिस्टम जो था वो रिमूव कर दिया गया, अच्छी बात है। रोड्स और पोस्टल सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, रोड्स बनाई गई नई नई, बस मस्त रिमोट रोड बनाई गई, और पोस्टल सिस्टम को अच्छा किया गया, ठीक है। फिर उसने यूनिफॉर्म लॉज लाए, जैसे कि स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स लाए, कॉमन करेंसी का लाया सिस्टम, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ स्टैंडर्डाइज कर दी पूरी कंट्री में। आप कहोगे पीछे भी तो स्टैंडर्डाइज था, हाँ बेटा पीछे भी था। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टैंडर्डाइज हुई थी, याद करो, कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज हो गई थी, है ना, और कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने नेपोलियन भाई ने भी स्टैंडर्डाइज कर दी थी, सही हो गया। तो ये कितने अच्छे काम किए इसने, 5 मोटे मोटे अच्छे काम हैं। तो पहले प्रिविलेजेस बाय बर्थ हटा दिए, इक्वालिटी ला दी, प्रिविलेजेस ला दिए, इक्वालिटी ला दी, बहुत प्रिविलेजेस बाय बर्थ हटा दिए सॉरी, और इक्वालिटी ला दी, सही है। फिर तीन ड्यूज हटा दिए, फ्यूडल ड्यूज हटा दिए, सर्वडम हटा दिया, मेनोरियल ड्यूज हटा दिए, अच्छा हो गया। गिल्ड्स हटा दिए, गिल्ड्स मतलब कि ऐसा ग्रुप जो प्राइस को कंट्रोल करता था पहले, उनको हटा दिया गया। अब तुम प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अब लोग डिसाइड करेंगे प्राइस कितने प्राइस पे बेचना है उनको। फिर रोड्स को अच्छा किया गया, पोस्टल सिस्टम को अच्छा किया गया, अच्छी बात है। फिर उसने यूनिफॉर्म लॉज लाए, जो यूनिफॉर्म लॉज लाए, स्टैंडर्ड वेट्स लाए, मेजर्स लाए, करेंसी लाए, ताकि ट्रेड जो है वो बहुत ही आसानी से किया जा सके। जैसे मान लो दिल्ली से हरियाणा मुझे कोई जूता भेजना है, दिल्ली वाले मान लो इंच में नाप रहे जूता और हरियाणा वाले फीट में नाप रहे हैं, तो दिक्कत होगी ना यार थोड़ी सी समझने में। वैसी करेंसी मान लो कि दिल्ली वालों की करेंसी XYZ है, और यूपी वालों हरियाणा वालों की मान लो ABC कोई दूसरी करेंसी है, तो करेंसी एक्सचेंज में फिर दिक्कत होएगी, ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नेपोलियन ने ये सारा काम ठीक कर दिया फ्रांस में, ठीक है। अच्छा, ये तो यार सारे इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा बंदा है कि बुरा बंदा है, तो यार डिपेंड करता है। अब उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, उसने नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ डाले, क्या क्या। तो सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट को थोड़ा रेड से मार्क कर लेते हैं, चलो पिंक है अवेलेबल, पिंक से कर लेते हैं। कह रहा है थ्रू नेपोलियन स्पोक ऑफ लिबर्टी व्हेन ही बिकेम एम्परर ही एंडेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। क्या मतलब, जब वो पावर में नहीं आया था तो वो बोलता था कि सब भाई लिबर्टी होनी चाहिए यार, हर जगह पे लिबर्टी, हर जगह पे फ्रीडम होनी चाहिए। बट जैसे ही वो एम्परर बना वो खुद ही भूल गया अपनी बात, ठीक है, उसने डेमोक्रेसी ही ख़त्म कर दी देश में। पहले बोलता है लिबर्टी चाहिए, और जब एम्परर बना दिया गया फिर बोलता है बाय बाय डेमोक्रेसी, बाय बाय। तो लोगों को लगा यार ये तो चीटिंग हुई है यार, पहले बोला कुछ गया था और हुआ कुछ और है, ठीक है, बोला कुछ और गया था और हुआ कुछ और है, तो ये तो चीटिंग हो गई है। अच्छा, दूसरा, एट फर्स्ट फ्रेंच ट्रूप्स वर वेलकम इन हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मिलान, वॉर्सो। मतलब पहले कुछ जगहों पे इसने अपने ट्रूप्स भेजे जहाँ पे उनको वेलकम किया गया। बट सून पीपल रियलाइज देयर वॉज अ नो रियल फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस क्रू। तो लोगों को लगा यार ये हमारी अपनी आर्मी को हमारे देश में भेज रहा है, हमारे एरिया में भेज रहा है, तो हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज रहा है, हमारे लिए अच्छा होगा। बट बाद में पता चलेगा कि ये तो हमारी फ्रीडम छीन रहा है, ये तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हमें प्रोटेस्ट करने से मना कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हमारे साथ उल्टा कर रहा है। तो अच्छा, ये भी समझ आ गया। फिर इसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप ला दी, और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन कर दिया। ये 3 भारी भारी वर्ड क्या हैं। टैक्सेस का मतलब तो पता ही है आपको, हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिया, जो कॉमन चीज़ें होती थी, कॉमन चीज़ें जो हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जैसे कि सॉल्ट वगैरह, टबैको वगैरह। सेंसरशिप ला दी, सेंसरशिप मतलब कि अब आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव ओपिनियन नहीं छाप सकते, फ्रीली आप नहीं छाप सकते। यार ये क्या कर रहा है आदमी। फिर इसने क्या किया, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन कर दिया, मतलब कि आपको ज़बरदस्ती आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसकी वजह से दीज कॉल्ड हेटेड अगेंस्ट फ्रांस रूल। तो इन जगहों पे
होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मिलान में फ्रांस के रूल के प्रति हेट्रेड बढ़ गया कि यार ये क्या कर रहे हैं फ्रांस वाले, ज़बरदस्ती पहले तो ट्रूप्स घुसा दिए इन्होंने अपने, फिर टैक्सेस बढ़ा दिए, फिर सेंसरशिप भी लागू कर दी कि हम कुछ बोल ना पाएँ, और फिर अब हमें ज़बरदस्ती आर्मी में भी शामिल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये मजाक है। तो इसलिए नेपोलियन जो है वो उसको एज अ नेगेटिव पर्सन देखा गया, ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग में तो नेपोलियन सब वाहवाही कर रहे थे सबकी, क्या नेपोलियन यार क्या मस्त बंदा है, क्या मस्त है। तो उसने मॉडर्नाइज तो किया और बेनिफिट्स भी दिए, बट उसका अथॉरिटेरियन रूल जो था, मतलब लोगों पे अथॉरिटी जमाना, अपना हक जमाना हर चीज़ पे, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। तो उसका कुछ नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था। क्लियर। पॉजिटिव में क्या लिखोगे, ध्यान सुन लो फिर से। प्रिविलेजेस बाय बर्थ हट गए, बहुत अच्छा हुआ। इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया, अच्छी बात है। फ्यूडल ड्यूज़ और मैन्योरियल ड्यूज़ हट गए और सर्वडम से लोगों को राहत मिल गई, अच्छी बात है। गिल्ड्स पे रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो लोग प्राइस पे कंट्रोल करते थे, जो ट्रेड ग्रुप्स बने हुए थे, गिल्ड्स जिसको बोलते हैं, जो भी बने हुए थे वो अब हट गए, अब प्राइस को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोड्स बन गई, बहुत अच्छा काम हो गया। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजरमेंट्स और कॉमन करेंसी लाएगा ताकि ट्रेड बड़ा आसान हो जाए, बहुत अच्छा हो रहा है। अब स्टार्टिंग में उसने बोला था लिबर्टी ला के दूंगा, फिर बाद में जब वो आया तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी, धोखेबाज आदमी, ठीक है। फिर हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, मिलान में, वॉर्सो में, इन 4 जगहों पे इसके ट्रूप्स को पहले वेलकम किया गया, बट बाद में इनकी ट्रूप्स ने फ्रीडम ही छीन ली वहाँ से, ठीक है। फिर इसने टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप यानी कि अब आप कुछ भी नहीं छाप सकते इसके बारे में। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन ला दिया, मतलब कि अब आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में जो ये लोग कह रहे थे वाह वाह नेपोलियन भाई मज़ा आ गया, फिर बाद में इसको गालियाँ देने लग गए, ठीक है। तो ये सारे देश जो हैं वो फ्रांस के अगेंस्ट हो गए क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का लीडर था। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि नेपोलियन कुछ काम अच्छे करके गया, कुछ काम ख़राब, और लास्ट में आपको देखोगे कि 1815 में, देखो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है बड़ी, तो जब समझोगे स्टोरी को तो मज़ा आएगा, नहीं तो लगेगा क्या ही पढ़ रहे हैं यार, क्या ही कर रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो मैंने बताया कि 1804 में आया था नेपोलियन, बट उसका खात्मा कब हुआ, 1815 में। वाटरलू की एक वॉर हुई, ठीक है, 1815 में वाटरलू की एक वॉर हुई। क्या थी वो वॉर नहीं जाननी, वाटरलू की वॉर हुई और इस वाटरलू की वॉर में इसको हरा दिया गया और यहीं पे इसका एंड हो गया, टन टन एंड, ठीक है। तो फिर से रिपीट करो फ्रांस की क्या कहानी है। 1789 में किंग था, किंग को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, सही है, और फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने कुछ चेंजेस लाए थे, याद करो कौन से चेंजेस थे, यही नेशनल असेंबली बनाई गई, फादरलैंड, ओथ्स ली गई, ये सब। फिर 1804 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से बीच में कुछ और भी हुआ, वो नहीं पढ़ना। 1804 में कौन आ गया, नेपोलियन। फिर नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम करे, कुछ गलत काम भी करे, और फिर फाइनली कौन सी वॉर में वो हार गया, वाटरलू की वॉर में 1815 में हार गया। अब 1815 में आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बट हल्का सा सुन लो कि 1815 में जब वो हारा, यानी कि फ्रांस फिर से, नेपोलियन हट गया, लीडरशिप हट गई वहाँ से, अब फिर कौन आया 1815 में, तो याद है एक किंग था, कौन सा किंग, लुइस 16 था ना, वो तो बेचारा मर गया था, लुइस 16 तो मर गया था, ठीक है। बट लुइस 16 का जो मतलब नेफ्यू था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, लुइस 16 का जो नेफ्यू था, लुइस कौन 18, उसको राजा बना दिया गया। 1815 के बाद किसको राजा बना दिया गया, लुइस 18, जो उसका वो था, नेफ्यू था आई गेस, ठीक है, तो उसको राजा बना दिया गया 1815 के बाद। कैसे बनाया गया, क्या हुआ उसके बाद, ये कहानी आप आगे जानोगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम चलिए अपना नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो है कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। पहले हमने पढ़ा था एक पेंटिंग के बारे में जो कि फ्रेडरिक सॉर्यू ने बनाई थी, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। फिर हमने पढ़ा था कि 1789 में जो लुइस 16 किंग था उसकी पावर जो है वो वीकन होती गई थी, और फिर कौन सा क्या आ गया था, सीएम आ गया था, सीएम मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया था, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए थे। एंड देन अल्टीमेटली 1804 में किसका राइज़ हुआ था, अपने नेपोलियन भाई का, और उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे थे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे थे। और मैंने फाइनली आपको बताया था कि 1850 में नेपोलियन जो है वो चला जाएगा, बिकॉज वो वाटरलू की एक वॉर आएगी, उसमें हार जाएगा। वाटरलू की वॉर के बारे में हमने पढ़ना नहीं है, बस एक नाम पढ़ना है कि हाँ नेपोलियन की छुट्टी हो गई थी 1815 में वाटरलू की वॉर में, ठीक है। तो अब तक ही हम फ्रांस का पढ़ते आ रहे थे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है द बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मार्क कर लो, ये क्या है, यूरोप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूरोप की, ठीक है, सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, यूरोप की।
तो यूरोप में तो बहुत सारी वो हैं जगहें हैं, रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो हम मिक्स चीज़ें बात करें तो कह रहे हैं कि इन मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट्स लाइक इटली एंड जर्मनी, मतलब कोई भी ऐसा देश या मतलब कि जो आज का जर्मनी है और इटली है वो पूरी कंट्रीज़ नहीं थी, बट वो टुकड़ों में बटी हुई थी। कंट्रीज़ वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स, ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स थे। बट ये जो चीज़ थी टुकड़े टुकड़े में डिवाइडेड थी और किंग्स वहाँ पे रूल करते थे, ये चीज़ जो है वो वीकन होती रही। क्या वीकन क्यों हो गई? 3 कारण की वजह से। एक है मिडिल क्लास का राइज हुआ, फिर लिबरलिज्म आया यानी कि लिबरल आइडियाज स्प्रेड हुए, और फिर लोगों ने कंजर्वेटिव रिजीम पे सवाल उठाए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ये पूरा टॉपिक जो है वो यूरोप से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? यूरोप से। ये टॉपिक पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है? यूरोप से। और ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, ये किससे रिलेटेड है? ये फ्रांस से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक किससे है? फ्रांस से। तो ये दोनों हम पढ़ रहे हैं यूरोप के लिए और ये हम पढ़ रहे हैं फिर फ्रांस के लिए। देखो 1815 आ गया। 1815 में क्या हुआ था? मैंने बताया था आपको पीछे, वाटरलू की वॉर, जिसमें नेपोलियन जो है वो हार गया था, ठीक है। चलिए पहले मिडिल क्लास का पढ़ते हैं। ये यूरोप का टॉपिक है, बेसिक यूरोप में क्या हो रहा है। तो यूरोप में क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब कि इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो सोचो कि जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो किसको किसको फ़ायदा होगा? मेन फ़ायदे वाले लोग कौन होंगे? एक तो होगा मिडिल क्लास लोग होंगे ना, क्योंकि अब वो इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, वो इंडस्ट्री के ओनर बन सकते हैं। कुछ ओनर भी मिडिल क्लास ओनर्स भी होते हैं। तो यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बिजनेस ओनर्स बने, प्रोफेशनल्स आए नए नए, और स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट बने, ठीक है। तो यानी कि थोड़ी मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनकी पावर बढ़ गई। मिडिल क्लास होते कौन है? अरे यार, जो ना बहुत अमीर होते हैं ना जो बहुत गरीब होते हैं, बीच में। जैसे आप हमें कंसिडर कर सकते हो इसमें। हमारे पास ना बहुत सारा पैसा है ना हम ज़िंदगी जी रहे हैं, बट डिसेंटली जी पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये थोड़े पैसे में बड़े होते गए, मतलब थोड़ा पैसा इनके पास आने लग गया, तो ये एजुकेशन भी गेन कर ली इन्होंने, ये वेल्दी भी हो गए। बट एक दिक्कत थी कि इनके पास अभी भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी। क्या नहीं थी? पॉलिटिकल पावर नहीं थी, क्योंकि इनको तो लोग थर्ड स्टेट में रखते थे, है ना, इनको तो नीचा मानते थे, इनको तो अलग ट्रीटमेंट दी जाती थी, तो इसलिए इनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर अब तक नहीं थी। तो ये क्या चाहते थे? इनका चाहते थे कि जितनी भी पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या हो? पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सब लोग इक्वल हो, और ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग हैं, यानी कि क्लर्गी एंड नोबिलिटी हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको कोई भी प्रिविलेज ना मिले। तो क्या क्या चाहते थे? कि अमीरों की प्रिविलेज को ख़त्म करो, सबके लिए इक्वल लॉ बनाओ, और कंट्री में यूनिटी लाओ, फ्रीडम लाओ। तो ये इनकी डिमांड थी, ठीक है। तो इसी से टॉपिक उठ के आता है लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि अगर आप फ्रीडम डिमांड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हो आप? लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, लिबर से। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। हमें क्या चाहिए? आज़ादी, ठीक है। अब लिबरलिज्म जो टर्म है उसका पॉलिटिकल टर्म्स में भी कोई मतलब होता है और इकोनॉमिक टर्म्स में भी मतलब होता है, ठीक है। पॉलिटिकल टर्म्स मतलब कि पॉलिटिक्स में इस शब्द का क्या मतलब है, लिबरलिज्म पॉलिटिक्स से कैसे रिलेटेड हो सकता है भाई। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है कि जब आप फ्री टू चूज़ योर लीडर्स हो, मतलब कि जब आपके पास अपने लीडर को चूज़ करने का अधिकार हो, गवर्नमेंट बनाने का अधिकार हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? पॉलिटिकल लिबरलिज्म। कोई भी एब्सोल्यूट रूलर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। एब्सोल्यूट रूलर मतलब कि सारी की सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। फिर से रिपीट करते हैं, लीडर को कौन चूज़ करेगा? पीपल चूज़ करेंगे। फिर कोई भी रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि पावर्स को लिमिट कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म्स में क्या मतलब हुआ इसका? इकोनॉमिक में मतलब हुआ कि फ्रीडम इन ट्रेड एंड मार्केट, नो इंटरफेरेंस बाय किंग्स और स्टेट्स। मतलब कि ऐसा सिस्टम, ऐसा ट्रेड करने का सिस्टम, ऐसा कॉमर्स का सिस्टम जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, सारा ट्रेड जो है और जो मार्केट्स हैं वो फ्री हो, मतलब उसमें आप फ्रीली सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, किंग्स की इंटरफेरेंस ना हो, वहाँ पे कोई भी टैरिफ्स ना हो, टैक्सेस ना हो, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ना हो बिटवीन द रीजन्स। मान लो एक ये रीजन है, ठीक है, ये मान लो दिल्ली है और ये हरियाणा है, तो दिल्ली और हरियाणा से आपको सामान अगर भेजना है, मान लो दिल्ली से हरियाणा, तो आपको यहाँ पे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं बहुत सारे। तो क्या ये ट्रेड फ्लरिश कर पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि इतना टैक्सेस कौन झेलेगा। तो वो चाहते थे कि एक जगह से, एक रीजन से दूसरी रीजन में जब आप सामान भेजो तो टैक्सेस जो हैं वो नलीफाई कर दिए जाएँ, हटा दिए जाएँ। आगे, द न्यू कमर्शियल क्लास आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक
टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। वो चाहते थे कि एक ऐसी टेरिटरी बने जिसमें गुड्स का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट और पैसे का मूवमेंट बिल्कुल स्मूथली हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रोक टोक ना हो यार, है ना। तो इसी तर्ज पे, इसी सारे सिनेरियो पे क्या बनता है, एक ज़ोल्वरिन नाम का कस्टम यूनियन बनता है। क्या बनता है? ज़ोल्वरिन नाम का कस्टम यूनियन, ठीक है। इसका क्या गोल होता है कि वही गोल जो इन्होंने मांगा था, क्या गोल मांगा था इन्होंने कि ट्रेड हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो यही ज़ोल्वरिन का मेन गोल था। तो कस्टम यूनियन इन जर्मनी, मतलब कि ज़ोल्वरिन सिस्टम कब आया था? ये 1834 के आसपास आया था। कहाँ पे आया था? जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी में कौन से जगह पे आया था देखते हैं। अ कस्टम यूनियन फ्री ट्रेड एरिया वॉज क्रिएटेड इन 1834 में बना दिया गया। अब किसने बनाया है? इनिशिएटिव लिया प्रूशिया ने। प्रूशिया कहाँ से आ गया? हम तो जर्मनी की बात कर रहे हैं। तो बेटा जर्मनी के अंदर ही छोटी सी जगह है, छोटा सा किंगडम है, इसको क्या बोलते हैं आप? प्रूशिया। तो प्रूशिया ने बोला कि हम एक कस्टम यूनियन बना रहे हैं ज़ोल्वरिन नाम का। जो किंगडम्स इसमें शामिल हो जाएंगे, जो किंगडम्स इसमें शामिल हो जाएंगे वो विद इन दीज किंगडम्स आराम से ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मान लो जैसे एक ये प्रूशिया का किंगडम है और ये एक और किंगडम है, मतलब अगर ये दोनों किंगडम्स ज़ोल्वरिन सिस्टम के अंडर आ गए, ज़ोल्वरिन के अंडर इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, तो यहाँ से यहाँ सामान जब आप भेजोगे, यानी कि प्रूशिया से आप जर्मनी के कोई और किंगडम में सामान भेजोगे, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया गया? टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया और करेंसीज़ को भी रिड्यूस कर दिया गया 30 से 2 में। मतलब अब यार देखो, जर्मनी का बहुत सारे किंगडम्स थे। एक छोटा सा किंगडम है, ये एक छोटा सा किंगडम है, ये एक छोटा सा किंगडम है, ये भी एक छोटा सा किंगडम है मान लो। तो सब किंगडम की अपनी अपनी करेंसी है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। अब आप सोचो, जब आप ट्रेड कर रहे हो और आप सामान एक से दूसरी जगह में भेज रहे हो, तो आपको करेंसी में दिक्कत आएगी। आप यहाँ पे INR में मतलब आप मान लो यहाँ पे रुपीज़ से डॉलर में भेज रहे हो, फिर डॉलर से यूरो में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आएगी। तो उन्होंने क्या किया? सारी करेंसीज़ को हटा के 30 करेंसीज से सिर्फ 2 करेंसी रहेगी। 30 करेंसी थी पहले, फिर कितनी रहेगी? सिर्फ 2 रहेगी। बहुत बढ़िया काम हुआ। फिर अब जब सामान को आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कैसे भेजोगे? जब आपको लैंड टू लैंड कनेक्शन है तो आप कैसे भेजोगे? अगर आप ट्रक से भेजोगे तो ट्रक से तो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है और वो ज़्यादा टाइम भी लेता है। तो अब उन्होंने क्या किया? विद इन द ज़ोल्वरिन यूनियन इन्होंने रेलवे बनाना शुरू कर दिया ताकि सामान की आवाजाही बहुत आसान हो जाए। और फाइनली क्या हुआ कि जो रेलवे है उससे हेल्प से क्या हुआ? मोबिलिटी बढ़ी, लोग जाने लग गए और मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाने लग गए और एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाने लग गए, तो लोगों का कल्चर एक्सचेंज हुआ और लोगों में क्या बढ़ गई? यूनिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? यूनिटी। तो ये सारा था राइट्स ऑफ मिडिल क्लास और लिबरलिज्म। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, मैंने क्या बताया कि यूरोप में अब सब लोग क्या, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे और वो क्या चाहते थे कि एब्सोल्यूट मोनार्क जो है वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो पढ़ने थे, 2 पढ़े हैं अभी हमने। एक है मिडिल क्लास का राइज़, दूसरा है लिबरलिज्म और तीसरा अभी पढ़ेंगे। तो मिडिल क्लास के राइज़ में हमने क्या पढ़ा कि वो क्या, मिडिल क्लास जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उनकी पैसों में, वेल्दीनेस में वो बढ़ गए, अमीर होते गए थोड़े थोड़े, पर उनके पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं थी। तो उनकी डिमांड थी कि एरिस्टोक्रेसी को हटाओ, इक्वल राइट्स लाओ, फ्रीडम लाओ। उसके बाद क्या टॉपिक आया? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम डिमांड कर रहे हैं जब लोग, ठीक है। तो फ्रीडम दो सेंस में हम बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल सेंस में और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल सेंस में क्या मतलब है कि लीडर को कौन चूज़ करेगा? लोग, सही। और कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इकोनॉमिक टर्म्स में क्या मतलब है लिबरलिज्म का कि कोई भी टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, अनफेयर टैक्सेस नहीं होने चाहिए। फिर किंग जो है वो दखलंदाजी ना करे, उंगली ना करे, प्लस कोई भी चीज़ की ट्रेड की अनहिंडर्ड, मतलब कि बिना रुकावट के मूवमेंट हो। तो क्या चीज़ आई उसके बाद? ज़ोल्वरिन सिस्टम आया। इंपॉर्टेंट है ये ज़ोल्वरिन में क्या क्या पॉइंट्स अडॉप्ट किए? पहले तो एक उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाया 34 में, किसने बनाया? ये प्रूशिया ने बनाया। धीरे धीरे करके जर्मन के और जगहों ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले उन्होंने टैरिफ बैरियर्स हटाए और करेंसी को 30 से 2 कर दिया। फिर रेलवे नेटवर्क बिछाए। रेलवे नेटवर्क की हेल्प से सामान तो गया ही गया, बट कल्चर भी एक्सचेंज हुआ। एक जगह के बंदे दूसरी जगह पे पहुंच पाए आसानी से और कल्चर भी एक्सचेंज हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, ठीक है। अब थर्ड क्या था? नेशनल यूनिटी एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। अब जो नया टॉपिक है वो क्या आ रहा है? कंजर्वेटिज्म। अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको। मैंने बताया कि 1804 में नेपोलियन, अब यहाँ पे ये हमने सारा पढ़ा था यूरोप के बारे में पर्सपेक्टिव से, है ना, यूरोप जर्मनी पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम फिर से फ्रांस पे आ गया ये कहानी, ठीक है। फ्रांस पे मैंने बताया था कि कहाँ छोड़ा था हमने? 1804 में नेपोलियन को बिठाया था हमने, भाई बैठ जा हमारी सीट पे, गद्दी पे बैठ जा।
और हमने देखा था कि नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए थे और कुछ उसने नेगेटिव मेजर्स भी लिए थे। फिर क्या हुआ, 1804 के बाद वो अपने आप को एक्सपैंड करने लग गया, अपनी कंट्री को एक्सपैंड करने लग गया, फ्रांस को बढ़ाना, मतलब कि उसने आसपास के देशों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और वो हथियाने लगा आसपास की जगहों को। बट फाइनली उसको 1815 में हरा दिया गया, बोला चल निकल, ठीक है। कौन सी वॉर हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू, और उसको एग्जाइल में भेज दिया गया सेंट हेलेना में, और वो फिर बाद में मर गया 1821 में। तो यानी कि 1815 में क्या हुआ, एंड ऑफ नेपोलियन। ये बात समझ आ गई, 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन का खात्मा हो गया। अब जब नेपोलियन फ्रांस से चला गया तो अब कौन आ गया भाई, फिर कैसे कौन आया, तो याद है हमने किसको मारा था पहले, कौन से किंग को मारा था, रिटर्न ऑफ लुइस फैमिली, ठीक है। तो लुइस 16 को मारा था, याद करो अगर आपको याद है तो, ऊपर लुइस 16 को मारा था, ठीक है। तो लुइस 16 के बाद उसका नेफ्यू आ जाता है, कौन आता है, लुइस 18, ठीक है, शायद नेफ्यू ही था जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लुइस 18 आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि अब 1815 में किसको वापस ले आए हम सीट पे, लुइस 18 को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजीम्स आ गए। कंजर्वेटिव रिजीम्स कौन सी होती है, वही मोनार्क सिस्टम वाली रिजीम्स। तो यानी कि फिर से यहाँ पे मोनार्क सिस्टम आ गया, किंग रूल आ गया, एब्सोल्यूट किंग रूल आ गया, जो कि था लुइस 18 का। कंजर्वेटिव क्या बिलीव करते थे, उनका बिलीव्स पढ़ लो। वो चाहते थे कि मोनार्क सिस्टम जो है और चर्चेस जो हैं और जो सोशल हायरार्की है, पावर, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टीज़ हैं और फैमिली हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब कि मोनार्क सिस्टम को, चर्चेस को प्रोटेक्ट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए, इनको हटाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो चाहेंगे ही ना, क्योंकि ये तो खुद ही किंग फैमिली से आते हैं, तो खुद ही किंग फैमिली के हैं, तो ये क्यों चाहेंगे कि हमें हटा दो। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू गो बैक टू ओल्ड प्री रेवोल्यूशनरी सिस्टम। मतलब कि वो ये नहीं चाहते थे कि हम पुराने ज़माने की तरह जिएँ ना, वो चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन आए, नई नई चीज़ें आएँ, बट पुरानी चीज़ों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मोनार्क सिस्टम को भी लेके चलना चाहिए, ये इनका थॉट था। आगे, दे थॉट मॉडर्नाइजेशन कुड एक्चुअली स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक मोनार्क। उनको लगता था कि अगर मॉडर्नाइजेशन आएगी तो ये जो मोनार्क सिस्टम है, वो थोड़े से और स्ट्रेंथन हो जाएंगे, वो और ताकतवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, ये 1815 में वाटरलू की वॉर हार गया अपना लड़का नेपोलियन, और कंजर्वेटिव रिजीम्स आ गई। कंजर्वेटिव मतलब कि मोनार्क सिस्टम फिर से आ गया, उसका हेड कौन बन गया, लुइस 18 बन गया, ठीक है। तो जब ये वॉर ख़त्म हुई तो फिर एक मीटिंग बिठाई गई, कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है, एक कांग्रेस ऑफ वियना बिठाई गई। अब 1815 में रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने सारे के सारे मिले वियना जगह पे। कब मिले, जब नेपोलियन को हरा दिया, खुश हो गए, मज़ा आ गया। फिर ये मीटिंग का जो हेड था, जिसको मीटिंग ने हेड, मतलब किस बंदे ने मीटिंग को हेड किया, वो कौन था, ड्यूक मेटरनिच ने हेड किया, ठीक है। ऑस्ट्रियन चांसलर था, ऑस्ट्रियन, ठीक है। अच्छा, उनका गोल क्या था इस मीटिंग का, उनका गोल था कि जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस लाए हैं, जितने भी उसने कब्जा किया जगहों पे, उनको छुड़वाया जाए, उनको अंडू किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब नेपोलियन, ये जैसे मान लो ये फ्रांस है, ठीक है, ये मान लो फ्रांस है, तो नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस के इस साइड वाली कंट्रीज़ को भी, किंगडम्स को भी हथिया लिया, इस साइड वालों को भी हथिया लिया, इस साइड वालों को भी हथिया लिया, हर जगह पे अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया उसने। तो अब अपनी कंट्री को उसने बढ़ा दिया था, अपनी कंट्री को क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया उसने। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब तो ये हार गया, अब तो इसको निकालो। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस को फ्रांस का एरिया दे दिया, और जो बाकी उसने हथियाई थी जगहें, वो वापस कर दी गई। जो हथियाई हुई जगहें हैं वो क्या कर दी गई, वापस कर दी गई। अच्छा, ये जो हथियाई हुई जगह थी ना, बहुत छोटी छोटी जगह थी, मतलब आप इजीली कॉन्कर कर सकते हो। फ्रांस एक बड़ा नेशन है और ये छोटी मोटी जगहें जो हैं वो बहुत छोटी छोटी जगहें थी, तो ये बहुत छोटे छोटे नेशंस थे। तो अब उनको ये जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थी, उनको फिर से टेंशन हुई कि यार अगर मान लो फ्यूचर में फिर से फ्रांस में कोई पागल सा बंदा आ जाए, ये फिर से अटैक करना चालू कर देगा आसपास वाली जगहों पे, क्योंकि ये छोटी छोटी जगहें हैं, ये तो बहुत छोटी जगहें हैं, है ना, फिर से अटैक होएगा, फिर ये कब्जा कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, इन छोटी छोटी जगहों को आपस में क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। मर्ज करने के बाद क्या होएगा, ये जगह बड़ी हो जाएगी, और अब बड़ी जगह पे अटैक करना फ्रांस के बस की बात नहीं होगी। ऐसी इस वाली जगह को भी मिला देते हैं, ऐसी और जगहों को भी मिला देते हैं। तो उसने ऐसे ही किया कि फ्रांस के आसपास की टेरिटरी को क्या कर दिया, मिला दिया। पढ़ते हैं, न्यू स्टेट्स वर सेटअप अराउंड फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन, कभी फ्यूचर में ये एक्सपैंड ना कर पाएँ। क्या किया, सबसे पहले क्या किया, नॉर्थ में, यहाँ नॉर्थ साइड पे क्या किया गया, नेदरलैंड्स बनाया गया, जिसमें आज का बेल्जियम भी था, ठीक है, बेल्जियम जगह को भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। फिर साउथ में क्या किया गया, साउथ में इन्होंने जेनुआ जो है उसको पिडमोंट में ऐड कर दिया गया ताकि बड़ा हो जाए एरिया,
प्रूशिया जो था, प्रूशिया गॉट न्यू लैंड्स इन वेस्ट, प्रूशिया को नई लैंड्स मिल गई वेस्ट में, बहुत सारी लैंड्स मिल गई, और पार्ट ऑफ सेक्सोनी भी मिल गया प्रूशिया को, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया, और रशिया को क्या मिल गया, पोलैंड मिल गया, ताकि ये सारे बड़े बड़े नेशंस बन गए, ताकि अगली बार फ्रांस जो है वो किसी पे अटैक ना कर पाए। ठीक है, अच्छा लास्ट है द ग्रुप ऑफ 39 जर्मन स्टेट्स, जो 39 जर्मन स्टेट्स का ग्रुप था एक, जो नेपोलियन ने ऑर्गेनाइज़ किया था जर्मन कॉन्फेडरेशन में, मतलब कि एक से बहुत सारे 39 स्टेट्स थे छोटे छोटे, उसको सारे को इकट्ठा कर दिया था उसने, तो उसको चेंज नहीं किया गया, उसको कुछ भी चेंज नहीं किया गया, उसको 39 स्टेट्स को वैसे ही रहने दिया गया। और इस पूरी ट्रीटी का मेन गोल क्या था कि मोनार्क्स को रिस्टोर करो और कंजर्वेटिव सिस्टम को यूरोप में बढ़ावा दो, मतलब मोनार्क सिस्टम जो ख़त्म होता जा रहा था यूरोप में, वो उसको बढ़ावा दो ताकि वो और ग्रो कर सके। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इस पूरे टॉपिक में कि नेशनलिज्म की भावना यूरोप में बढ़ती गई, 3 कारण थे। पहला था मिडिल क्लास का राइज होना, फिर था लिबरलिज्म का आइडिया स्प्रेड होना, और फाइनली था जो नेपोलियन हारा तो उसकी वजह से ऑटोक्रेटिक रूलर्स और पावरफुल हो गए, मोनार्क सिस्टम और पावरफुल हो गया। कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, और कंजर्वेटिव रिजीम से हमने पढ़ा कांग्रेस ऑफ वियना होया। ठीक है, और इसकी वजह से सारा का सारा सिस्टम स्ट्रेंथन हो गया, कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। कंजर्वेटिव रिजीम्स आ गया तो क्या लोग फिर से चुप हो गए या लोगों ने हल्ला गुल्ला किया और फिर से आवाज़ उठाने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक तो पहले याद करा करो बार बार। फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग के बारे में पढ़ा था, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके, कुछ याद आया। फिर क्या पढ़ा था, फ्रांस सोसाइटी ने क्या क्या चेंजेस लाए ताकि लोग क्या हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि नेपोलियन आया 1804 में, उसके इम्पैक्ट कुछ अच्छे थे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। फिर क्या हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप में फैल गया, उसमें 3 कारण थे, मिडिल क्लास का, फिर लिबरलिज्म आया, और फिर कंजर्वेटिव रिजीम जो वाटरलू में जब वो हार गया था नेपोलियन, तो कंजर्वेटिव रिजीम्स जो है वो पावर में आ गई थी। क्लियर। अब क्या हुआ, अब कांग्रेस ऑफ वियना साइन हो गई थी। फ्रांस की टेरिटरी अपने आप को एक्सपैंड ना कर पाए, उसके लिए क्या किया गया था, कुछ स्टेट्स को ऑक्यूपाई कंबाइन कर दिया गया था। नॉर्थ में क्या किया गया था, याद करो, नॉर्थ में क्या किया गया था, नेदरलैंड्स बना दिया गया था। साउथ में क्या किया गया था, बेडमोंट बना दिया गया था। और जो वेस्टर्न साइड्स पे हैं उसमें क्या हुआ था, प्रूशिया को बहुत सारी लैंड मिल गई थी और सेक्सोनी का पार्ट मिल गया था, और नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली, और रशिया को पोलैंड का पार्ट मिल गया था। ये हमने देखा था। ठीक है, अब क्या ये जो लोग रेवोल्यूशनरी लोग थे जो मोनार्क को हटाना चाहते थे, क्या वो गायब हो जाएंगे एकदम से? ऑब्वियस है नहीं। अब वो क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। बट कंजर्वेटिव रिजीम जो थी ना वो बहुत ही ब्रूटल थी। ब्रूटल मतलब कि वो लोगों को दबा रही थी ताकि लोग आवाज़ ना उठा पाएँ। तो देखिए, गवर्नमेंट जो थी वो क्या बन गई, ऑटोक्रेटिक बन गई, मतलब कि रूलर्स जो हैं उसने पूरा कंट्रोल ले लिया, लोगों की फ्रीडम छीन ली। अब जो लोग हैं, आम लोग, उनको लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का कोई वो नहीं था, एक्सेस नहीं था, मतलब कि सरकार के खिलाफ यानी कि किंग के खिलाफ लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच हट गई, ख़त्म हो गई। सेंसरशिप लागू कर दिया गया। सेंसरशिप लागू मतलब कि कोई भी चीज़ छपेगी वो सरकार के अगेंस्ट नहीं छप सकती, ना न्यूज़पेपर में, ना बुक्स में, ना प्लेज में, ना सॉन्ग्स में। तो यानी कि सेंसरशिप लागू कर दी गई। डेमोक्रेसी तो है, ठंडे बस्ते में चलेगी। डेमोक्रेसी का कोई भी नाम निशान नहीं रहा। आफ्टर 1859 लिबरल नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड एंड एस्टैब्लिश सीक्रेट सोसाइटी। हुआ क्या, जो नेशनलिस्ट थे जिनके मन में था कि यार नहीं यार अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, देश को हमें आज़ाद करवाना है, ये जो रूलर्स हैं ये धोखेबाज हैं, तो वो बेचारे अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होके मतलब कि वो छुप गए, और उन्होंने क्या किया, छुप के सीक्रेट सोसाइटी बनाई, लोगों को अपने साथ शामिल किया कि यार नहीं, ये जो कर रहे हैं मोनार्क रूल, ये गलत कर रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनी, और उसमें बहुत सारे फेमस बंदे रेवोल्यूशनरी जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए। उसमें से एक रेवोल्यूशनरी जो था, जो आइडेंटिफाई हुआ मोस्ट प्रोमिनेंट, वो था गुसेपी मैज़ीनी। ठीक है, कौन था ये बंदा गुसेपी मैज़ीनी? वो जेनोवा में पैदा हुआ था, इटली में जगह है ना जेनोवा, वहाँ पे पैदा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया कार्बोनरी नाम का। जब वो बहुत छोटा था ना तभी उसने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सीक्रेट सोसाइटी का ग्रुप था, जो कि देश में रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप था, जो कि देश को मोनार्क सिस्टम से फ्री करवाना चाहता था। ठीक है, फिर उसको एग्जाइल में भेज दिया गया, मतलब जब वो 24 साल का था उसको देश निकाला दे दिया गया कि तूने देश के साथ गद्दारी की है, तुझे निकाल रहे हैं हम। 1831 में निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद उसने खुद से सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी। एक थी यंग इटली,
और एक थी यंग यूरोप। ये 2 सीक्रेट सोसाइटी उसने फॉर्म करी, ठीक है। उसका मानना क्या था? उसका मानना था कि नेशन आर नेचुरल यूनिट्स क्रिएटेड बाय गॉड। नेशन जो है वो नेचुरल यूनिट्स हैं, नेचुरल जगहें हैं जो कि गॉड ने बनाई हैं, और इट शुड नॉट स्टे डिवाइडेड। और इन नेशंस को जो डिवाइड किया हो गया था मोनार्क ने, जैसे कि मैंने बताया कि जर्मनी के टुकड़े हो रखे हैं, है ना, इटली के टुकड़े हो रखे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये यूनाइटेड रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए सारा, ठीक है। उसने क्या किया, उसके मतलब उससे इंस्पायर होके, मतलब उसकी बातों से इंस्पायर होके लोग काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फेल्ट किया कि हाँ यार ये सही कह रहा है, मोनार्क सिस्टम को हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। तो उसने क्या, उससे इसकी इंस्पिरेशन से क्या हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में, इन सारी जगहों पे क्या बने, सीक्रेट ग्रुप्स बने, ठीक है। अच्छा, जो याद है मेटरनिच कौन था? मेटरनिच, पीछे देखो अगर, ड्यूक मेटरनिच आया था, ड्यूक मेटरनिच ये रहा। तो जो ड्यूक मेटरनिच था वो इससे मजीनी से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एंग्री था। क्यों एंग्री था? क्योंकि मेटरनिच क्या चाहता है, किंग रूल चाहता है, और गुस्सीपी मजीनी क्या चाहता है, वो चाहता है फ्रीडम। तो आपस में कैसे बनेगी इनकी? तो मेटरनिच इसके बारे में क्या बोलता था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, ये उसको बोलता था, मेटरनिच बोलता था मजीनी को, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम ख़त्म हुआ कंजर्वेटिव रिजीम का। अब क्या हुआ, 1830 से 48 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1815 में कौन आ गया? अब किंग फिर से आ गया फ्रांस में, याद करो, फ्रांस में 1815 में किंग फिर से आ गया। कौन सा आया था? लुइस 18 आया था, और फिर उसके बाद चार्ल्स करके भी कोई किंग था, वो भी आ गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, 1850 के बाद कंजर्वेटिव मोनार्क जो है उन्होंने पावर में रहने के लिए पूरी जोर लगा दिया अपना, बट लिबरलिज्म का आइडिया और नेशनलिज्म का आइडिया अब रुक नहीं रहा था। अब वो आँख की तरह फैलता जा रहा था, ठीक है। हर जगह पर रेवोल्यूशन हो रहे थे यूरोप में, फ्रांस में भी हुए, बेल्जियम, ग्रीस, हर जगह पे हुए, ठीक है। ग्रीस को हाईलाइट क्यों किया गया? क्योंकि ग्रीस के बारे में एक स्पेशल रेवोल्यूशन पढ़ना है हमने, ठीक है। अच्छा, इस रेवोल्यूशन का मेजर पार्ट कौन वो कर रहा था, लीड कर रहा था? मिडिल क्लास। पीछे भी बताया था मैंने मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास, क्योंकि पावर, मिडिल क्लास पढ़े लिखे होते जा रहे थे, उनके पास पैसा आ रहा था, तो वो क्या चाह रहे थे कि हमें फ्रीडम चाहिए, अब हमें बंदिशें नहीं चाहिए। अब फाइनली क्या हुआ, 1815 में कौन किंग था? बर्बन डायनेस्टी का किंग था। बट फाइनली 1830 में आके इस किंग का क्या हो गया, खात्मा हो गया, जुलाई रेवोल्यूशन में, ठीक है। जुलाई रेवोल्यूशन में खात्मा हो गया। बर्बन किंग जो था 1815 में आया था, उसको क्या कर दिया गया, बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया। फिर लुइस फिलिप नाम के मोनार्क सिस्टम को इंस्टॉल किया गया। आप कहोगे ये क्या बेवकूफ़ी है, अभी तो किंग था, मोनार्क सिस्टम था, और फिर से मोनार्क सिस्टम कर दिया गया। तो याद रखना, ये जो था ना बर्बन किंग, ये ऑटोक्रेटिक रूल थे, ये डेस्पोटिक पावर के थे, मतलब ये सारे के सारे एब्सोल्यूट पावर चाहते थे। एब्सोल्यूट पावर मतलब कि सारी पावर हमारे पास होएगी और कोई भी पावर किसी और के पास नहीं होगी, तो ये ख़राब थे। बट जो लुइस फिलिप था ना, ये पॉपुलर किंग था, ये लोगों का किंग था, मतलब लोगों की बात सुनता था, तो इसलिए इसको फिर से इसको लीडर बना दिया गया। मतलब कि अब जो है फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को ले आए, मतलब कि ये किंग तो रहेगा बट साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। और ये किंग क्यों लाए, फिर से रिपीट करूँ, क्योंकि ये बढ़िया बंदा था यार, इसने लोगों की हेल्प करी रखी थी, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस आज़ाद हुआ, ये बात पूरे यूरोप में फैल गई आँख की तरह। मतलब अब हर यूरोप का नेशन जो था वो क्या चाहता था कि हमें आज़ादी चाहिए भाई, जैसे फ्रांस को मिली वैसे आज़ादी हमें भी चाहिए। तो जो ड्यूक मेटरनिच था उसने एक रिमार्क दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी लग जाती है। मतलब अरे जैसे मैंने बताया ना कि फ्रांस को जैसी रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस में जैसी फ्रीडम आई, मतलब कि मोनार्क सिस्टम बर्बन किंग का हटा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, तो ये आंख जो है वो पूरे यूरोप में फैल गई। तो ये उस लाइन बोलता है वो सरकाज़म में कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो किसको सर्दी लग जाती है, पूरे के पूरे यूरोप को ही सर्दी लग जाती है, ठीक है। मतलब जो एक्शन फ्रांस करता है वो सेम एक्शन यूरोप में फैल जाता है। क्लियर, समझ आ गई इतनी बात? अच्छा, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ग्रीस का एक स्पेशल वो है हमारा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अगर टाइमलाइन में बताऊँ आपको क्या हो गया, ध्यान सुनना, तब समझ मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। लुइस 16 था पहले, तो कब था, 1789 में था, 1789 में लुइस 16 था, फ्रांस की बात कर रहे हैं। अब लुइस 16 जो था उसकी पावर जो थी वो वीकेंड पड़ती गई थी, मैंने बताया था। और कौन आ गया था, सीएम आ गया था, सीएम मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स ने, मैंने बताया कि बहुत सारे कलेक्टिव चीज़ें वो करी थी उन्होंने, जैसे कि फ्लैग्स चेंज किए थे, स्टेट्स जन का नाम मिटा के क्या कर दिया था, नेशनल असेंबली किया था, सेकंड टॉपिक जो पढ़ा था हमने। फिर किसकी कौन आया पावर में, 1804 में नेपोलियन साहब पावर में आए। उन्होंने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स किए, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी करे, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या हुआ, 1815 की वॉर में वो हार गया था नेपोलियन, याद करो। और 1815 की वॉर में हारने के बाद क्या साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, जिसमें सारी स्टेट्स को एक्सपैंड कर दिया गया था ताकि फ्रांस जो है वो फिर से अपने आप को पावरफुल ना बना पाए। और किंग लुइस 18 को ला दिया गया था, लुइस 18 को, ठीक है। कंजर्वेटिव रिजीम ने पावर गेन कर ली थी। और फिर क्या हुआ, 1830 का रेवोल्यूशन हुआ, फिर से बर्बन किंग्स को हटा दिया गया और लुइस 16 को फिर से पावर में ले आए, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है फ्रांस का। फ्रांस के अलावा हमने और क्या सिनेरियो पढ़ा अब तक कि पूरे यूरोप में दो लहरें और जो दौड़ रही थी, जो कि थी राइज ऑफ मिडिल क्लास प्लस लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म किस में था, हमने पढ़ा मेन किस में था इसका सीन, जर्मनी में, ठीक है। तो ये अगर आप चैप्टर रिव्यू करो तो क्या क्या पढ़ लिया अब तक हमने, फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस थे, मतलब कि क्या क्या हमने मेजर्स लिए फ्रांस में ताकि लोगों को एक जैसा लगे, मतलब लोगों को यूनाइटेड लगे। फिर हमने क्या पढ़ा, नेपोलियन पावर में आ गया, उसने क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिए। फिर हमने पढ़ा था बीच में यूरोप के बारे में, क्या पढ़ा था यूरोप के बारे में, याद करो कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे फैला, ईयू में, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैला। उसमें हमने पढ़ा था राइज ऑफ मिडिल क्लास और कौन सा पढ़ा था, लिबरलिज्म। फिर हमने पढ़ा कि ये हार गया अपना लौंडा, तो हमने कौन सी साइन करवा दी, क्या चीज़ साइन करवा दी, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें अब फ्रांस अपनी पावर को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। लुइस 16 के भाई नेफ्यू को 18 को ला दिया गया पावर में। कंजर्वेटिव रिजाइम ने पावर अपनी गेन कर ली, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, 1830 में इनका फिर से खात्मा हो गया और कौन किंग बन गया, लुइस फिलिप बन गया। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। तो फ्रांस की कहानी यहाँ तक ख़त्म होती है, ठीक है, फ्रांस की कहानी ख़त्म होती है। अब हमें कुछ और बीच में से छोटी छोटी कहानियाँ पढ़नी है, जो कि है ग्रीस की, फिर जर्मनी की, फिर इटली की और ब्रिटेन की और ऑटमैन एम्पायर की। तो फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको नोट्स को साथ साथ याद कर लीजिए, लिखिए अपने हाथ से, ठीक है, और इसको याद करिए, कहानी की तरह सोचिए इसके बारे में, जैसे मैंने आपको कहानी की तरह पढ़ाया है वैसे आप कहानी की तरह सोचिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। टाइमलाइन के साथ पढ़िए, और कोई डाउट हो आप बताइए, और कुछ आपको कभी भी कुछ मुश्किल लग रहा है, मैंने ये आपके आंसर पॉइंट्स बनाए, मतलब ये आप आंसर में भी लिख सकते हो, ये पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स हैं सारे आंसर में लिख के आओ, फुल मार्क्स मिलेंगे आपके, ठीक है, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है, उनका भी भला कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि फ्रांस में मोनार्क सिस्टम का जो बर्बन फैमिली के किंग रूल था वो ख़त्म हो चुका था, और कौन आ गया था, लुइस फिलिप जो है उसको ला दिया गया था। अब साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जैसे कि नेशनलिज्म की और लिबरलिज्म की भावना फ्रांस में दौड़ी, वैसे ही ग्रीस में भी ये चीज़ें होने लग गई, और उन्होंने भी डिमांड की कि हमें भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो चलिए, तो ग्रीस जो था वो ऑटमैन एम्पायर जो था उसके थ्रू रूल था, मतलब कि उनका रूल था, ऑटमैन एम्पायर का रूल था ग्रीस में, ठीक है। द ग्रीक्स बिगैन देयर फाइट फॉर फ्रीडम इन 1821, उन्होंने फाइट करने की कोशिश करी 1821 से कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब ऑटमैन एम्पायर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस मूवमेंट में, इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में इनको कहाँ किस किस की हेल्प मिली, एक तो मिली इनको ग्रीक्स लिविंग अब्रॉड, जो ग्रीक्स अब्रॉड रहते थे, मतलब कि जो ग्रीस में नहीं रहते थे लोग, जो कहीं बाहर रहते थे, ठीक है, उनसे हेल्प मिली कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। फिर वेस्टर्न यूरोपियंस हु रिस्पेक्टेड एंशियन ग्रीक कल्चर, मतलब कि जो यूरोपियंस थे, वेस्ट यूरोप में लोग रहते थे ना, उनके मन में काफ़ी भावना थी ग्रीक के लिए कि यार इनका कल्चर बड़ा अच्छा है, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इनको हमें ऑटमैन एम्पायर से फ्री करवाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, मैनी पोएट्स एंड आर्टिस्ट सपोर्टेड ग्रीक स्ट्रगल, तो पोएट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीक स्ट्रगल को वो किया, सपोर्ट किया। दे कॉल्ड ग्रीस द बर्थ ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, उन्होंने ग्रीक को क्या बोला कि ये एक बर्थ प्लेस है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, और उनके लिए एक सपोर्ट तैयार किया। आगे एक इसी के तर्ज पे एक फेमस पोएट था लॉर्ड बायरन, ये फेमस पोएट जो था उसने पैसे रेज किए बेचारे ने, ताकि वॉर लड़ पाए ग्रीस और उनको आज़ादी मिल पाए, और उसने लास्ट में फिर वॉर लड़ी और फाइनली वो मर गया बेचारा फीवर में 1824 में। फिर एट लास्ट सब खत्म हुआ, ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो गया, कब, 1832 में, इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इस ट्रीटी में आज़ाद हो गया। फिर से रिकैप करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले ऑटमैन एम्पायर के कंट्रोल में था, फिर इन्होंने बेचारों ने ट्राई किया 1821 में पहली बार हम फ्री हो जाएं। इनको किसकी हेल्प मिली होगी, दो जनों की मान लो, एक है ग्रीक्स लिविंग अब्रॉड, जो बाहर रहते थे ग्रीक्स,
ठीक है, उनकी प्लस यूरोपियन वेस्ट यूरोपियंस जो लोग थे जो ग्रीक कल्चर को प्यार करते थे उनकी मिल गई। फिर पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी सपोर्ट दिया इनको और इनको कहा बर्थ प्लेस ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला। और फिर फाइनली पोएट्स एक पोएट जो है लॉर्ड बायरन वो सामने आया, उसने पैसे जुटाए बेचारे ने, फिर वॉर भी लड़ी और फाइनली वो मर गया 1824 मतलब 3 साल बाद मर गया। और फाइनली 32 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन हुई जिसमें ग्रीस को एज इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देगा। तो ये 5 पॉइंट्स लिख के आएंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिकैप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले आपने पढ़ा कि मोनार्क, पहले तो वहाँ पे लुई 16 था, बहुत ब्रूटल मोनार्क कह सकते हो आप उसको, है ना। उसके बाद ब्रूटल मोनार्क के बाद क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, थोड़ा अच्छा आ गया, मतलब कि सीएम आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कोई सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस हमने किए, मतलब कि बहुत सारे चेंजेस लाए गए ताकि लोग यूनाइटेड फील करें। फिर आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट साहब, फिर उनका कुछ पॉजिटिव मेजर्स हुए थे और उन्होंने कुछ नेगेटिव मेजर्स लिए थे। फिर अगर आप याद करो हमारी चेन में, तो हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक ईयू मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, याद करो, जिसमें हमने क्या क्या 2 टॉपिक पढ़े थे। एक तो पढ़ा था राइज ऑफ मिडिल क्लास, प्लस राइज ऑफ मिडिल क्लास के अलावा और क्या पढ़ा था हमने, याद करो, एक पढ़ा था लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म। और फिर फाइनली कंजर्वेटिज्म पढ़ा। कंजर्वेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि 1815 में जो हमारा वो था नेपोलियन बोनापार्ट, वो वाटरलू की वॉर हार गया था और ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ वियना के मेन पॉइंट्स याद करो जल्दी से, कि आसपास जो फ्रांस के आसपास है वहाँ पे बाउंड्री बना दी गई थी, यानी कि कंट्रीज़ को मर्ज कर दिया गया था ताकि फ्रांस अपनी पावर एक्सटेंड ना कर सके। किंग कौन बन गया था फिर वहाँ का, नेपोलियन बोनापार्ट तो हट गया होगा, तो लुइस 16 की फैमिली से लुइस 18 आ गया था, बर्बन फैमिली का, उसको किंग बना दिया गया था और कंजर्वेटिव जो थे वो पावरफुल हो गए थे। फिर हमने पढ़ा कि एट लास्ट बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आए, जैसे गुसिपी मेज़ीनी, उन्होंने आवाज़ उठाई। और फिर फाइनली ये जो लुइस 18 था और चार्ल्स एक और किंग था, उसका रूल ख़त्म हुआ और कौन आया पावर में, लुइस फिलिप। ये किंग जो था वो बढ़िया था, मैंने बताया था ये किंग बढ़िया बंदा है, क्यों, क्योंकि ये लोगों का किंग था, मतलब कि ये लोगों की बात सुनता था, ये एब्सोल्यूट किंग नहीं था, बढ़िया हो गया। अब फिर लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा हमने कि जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो उसके बाद ग्रीस को भी जोश चढ़ गया कि हम भी करेंगे आज़ाद, भाई हम भी होंगे आज़ाद, और उन्होंने भी अपने आप को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक टॉपिक है रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिसिज्म क्या टॉपिक है, ये एक सिर्फ आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, ठीक है। ये क्या आइडियोलॉजी थी कि आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स, जो उनकी मन की फीलिंग्स है, उसको वो दर्शाते थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे थ्रू आर्ट्स, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूँ, आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स को, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते थे, मतलब कि अपनी भावनाओं को सामने लाते थे यूजिंग इमोशंस। फीलिंग्स को कैसे सामने लाते हैं, यूजिंग आर्ट, ठीक है। आर्ट में पोइट्री, म्यूजिक सब कुछ हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं। रोमांटिसिज्म वाज अ आर्टिस्टिक और कल्चरल मूवमेंट था, समझ आ गया, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, लेट 17th सेंचुरी में। इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था कि इमोशंस पे फोकस करो, लोगों के फीलिंग्स पे करो बेटा, इमेजिनेशन पे करो, ना कि कोई लॉजिक और रीजनिंग पे। तो लॉजिक रीजनिंग पे इसका फोकस नहीं था, इसका फोकस किस पे था, इमोशन, फीलिंग और इमेजिनेशन पे। क्या हुआ इसमें, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प पीपल फील कनेक्टेड। अब जैसे मान लो अगर हम पंजाबी गाने सुनते हैं तो हमें लगता है ना कि यार हम सब पंजाब से हैं, या फिर अगर हम कोई इंडियन गाने सुनते हैं तो हमें लगता है ना कि यार हम इंडियन हैं सारे के सारे। तो ये इमोशन बिल्ड करता है और ये क्या करता है, सेंस ऑफ यूनिटी बना के रखता है। आगे, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट फोकस्ड ऑन इमोशन। आर्टिस्ट ने किस पे फोकस किया, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया पॉइंट, इमोशन पे और फीलिंग पे, और लॉजिक और साइंस को परे रख दिया कि भाई लॉजिक साइंस को छोड़ो, हम अपने दिल की बात सुनते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी दिल की बात सुनते हैं, ठीक है। आगे, दे वांटेड टू क्रिएट अ शेयर्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। आगे, फोक सॉन्ग्स बने, पोइट्री बनी, डांसेस बने, ताकि ट्रू स्पिरिट्स ऑफ लोगों की ट्रू स्पिरिट्स है, जो लोग मन से चाहते हैं वो सामने आ सके, ठीक है। लोकल लैंग्वेज पे फोकस दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकल लैंग्वेज और फोकलोर पे फोकस दिया गया। मतलब अब देखो, कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। तो अगर मैं मान लो आप इंडिया का कोई आप शहर मान लो, कोई विलेज मान लो, और विलेज के लोग जो हैं वो विलेज की लैंग्वेज बोलेंगे, है ना। तो अगर मैं उनको इंग्लिश में गाने सुनाऊँ उनको, तो वो कहेंगे क्या बोल रहा है भाई तू, निकल यहाँ से, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ की जो लैंग्वेजेस थी, यूरोप की जो लोकल लैंग्वेजेस थी, उसमें गाने बनाए गए, उसमें फोकलोर लिखे गए। क्यों, ताकि जो कॉमन पीपल है उनको समझ आ सके, अच्छा ये हमारे देश की यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं इसके बहुत मस्त, एक है पोलैंड का, एक है जर्मनी का। देखो रशिया जो है ना, रशिया ने पोलैंड पे ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है, कर लिया, समझ आ गया, रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, प्लस साथ में क्या बोला कि तुम रशियन लैंग्वेज ही बोलोगे, तुम हमने तुम पे कब्जा कर लिया, तुम अपनी पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तुम्हें रशियन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, तो पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया, ठीक है। और चर्चेस और स्कूल, बट पीपल यूज इट इन चर्चेस एंड स्कूल एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, बट लोगों ने कहा कि हम नहीं हार मानेंगे। पॉलिश लोगों ने क्या बोला कि हम अपनी पॉलिश लैंग्वेज जो है, पोलैंड के लोगों ने क्या बोला कि हम अपनी पॉलिश लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है वो चर्चेस में इस्तेमाल करी, स्कूल्स में इस्तेमाल करी, कि नहीं तुम हमारे पे जितना मर्जी जुल्म करते रहो, हम अपने स्कूल में और चर्चेस में क्या लैंग्वेज बोलेंगे, पॉलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे। ये उनका एक तरीका था कि हम तुम्हारी बात को रेजिस्ट करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपने फैसले पे अटल खड़े रहेंगे। सेम एक जर्मनी का भी था, जर्मनी का एग्जाम्पल भी था। जो फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको जर्मन का कल्चर देखना है, ठीक है, जर्मन कल्चर अगर आपको सही फील करना है, तो आपको क्या फील अगर आपको करना है तो आपको कॉमन पीपल में ही मिलेगा वो। मतलब समझ नहीं आया। अब ध्यान सुनो, अगर आपको इंडिया का ट्रू कल्चर देखना है, अगर आपको इंडिया का ट्रू कल्चर को एक्सपीरियंस करना है, तो क्या आप रिच सोसाइटी के में वो चीज़ कर पाओगे यार? सोच के बताओ, अगर आप रिच सोसाइटी में जाओगे तो क्या आप इंडिया का कल्चर देख पाओगे? इसमें थोड़ा कल्चर मिसिंग होगा। जो लोकल लेवल के लोग होते हैं, जो बेचारे थोड़े से गरीब होते हैं, वो अपने कल्चर को ज़्यादा निभाते हैं, ठीक है। तो वही बात थी कि अगर ये जो फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, ये कहते थे कि अगर आपको जर्मन का कल्चर एक्सपीरियंस करना है तो आप किससे, कहाँ पे जाओ? कॉमन पीपल को हम क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में? दास वोक। ही बिलीव दैट कलेक्टिंग लोकल ट्रेडिशन एंड यूजिंग लोकल लैंग्वेज हेल्प बिल्ड नेशनल आइडेंटिटी। उनका मानना था कि लोकल ट्रेडिशन और लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके नेशनल आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आर टॉपिक ऑफ रोमांटिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे? कल्चरल मूवमेंट था, लोग कनेक्टेड रहे ताकि इसलिए बनाया गया था। आर्टिस्ट ने अपनी इमोशंस और फीलिंग को फोकस किया और अपने लॉजिक वॉजिक को भूल गए वो, ठीक है। और उनको फोक सॉन्ग्स, पोइट्री और डांसेस जो थे वो, उनको ये एक तरीका था लोगों को, ताकि वो अपने ट्रू स्पिरिट्स को दिखा सकें। लोकल लैंग्वेज और फोकलोर का इस्तेमाल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ाई जाए लोकल लैंग्वेज में। और 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, पोलैंड का और जर्मनी का। पोलैंड का एग्जांपल क्या था कि रशिया जो था, रशिया ने पोलैंड पे कब्ज़ा कर लिया और उनको ज़बरदस्ती बोला कि तुम रशियन लैंग्वेज ही बोलोगे। बट पॉलिश लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने फिर भी पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करना बरकरार रखा, ठीक है। तो ये सब आपका था रोमांटिसिज्म टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। चलिए, तो लास्ट टॉपिक हमने देखा था हंगर, हार्डशिप, रिवोल्ट, और अब हमें पढ़ना है जर्मनी के बारे में प्योरली, ठीक है। अब जैसे जैसे फ्रांस में मोनार्क सिस्टम वीकन होता गया, ये सारा का सारा जो था मतलब सिस्टम कि हम सबको भी आज़ादी चाहिए, ये सारा का सारा आइडिया जो है वो कहाँ फैल गया? वो यूरोप में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया और जर्मनी तक भी ये आंख जो है वो पहुँच गई। अब जर्मनी में क्या हुआ? 1848 में जो मिडिल क्लास जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? डिमांड उठाई कि हमें भी क्या चाहिए? यूनाइटेड नेशन चाहिए, ठीक है। उन्होंने भी क्या डिमांड उठाई कि हमें यूनाइटेड नेशन चाहिए। 1848 में 831 लोग मार्च करते हुए ठक 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 कहाँ पहुँच गए? सेंट पॉल चर्च जो फ्रैंकफर्ट में था वहाँ पे पहुँच गए, ताकि वो पार्लियामेंट होल्ड कर सके, ठीक है। ताकि वो पार्लियामेंट को क्या कर सके? होल्ड कर सके। उनका मेन गोल था कि अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क भी हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन विद मोनार्क, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम हो जो कि कंट्री को कंट्रोल करे, मतलब कि वो पार्लियामेंट, वो किंग की पावर को क्या करना चाहते थे? लिमिट करना चाहते थे। उन्होंने ऑफर दिया एक किंग को, किसको? कौन किंग था? किंग फेडरिक विलियम फोर, ठीक है। फेडरिक विलियम फोर जो था वो प्रूशिया का किंग था। उसको बोला कि भाई देख, तू किंग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जो पावर्स हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी, मतलब कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बनेगा। बट किंग, ऑब्वियस ही बात है, किंग अपनी पावर कम थोड़ी करेगा, तो उसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और ये पार्लियामेंट का आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया। तो क्या रिजेक्ट हुआ? तो क्या हुआ? तो जो पार्लियामेंट इन्होंने बनाया था वो पार्लियामेंट भी ना ओवर द टाइम वीकन पड़ता गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पार्लियामेंट में कौन थे? पहली बात तो मिडिल क्लास थे। पहली बात तो क्या है? कौन है? सारी मिडिल क्लास है और कोई नहीं, कम्युनिटी नहीं है। प्लस इन मिडिल क्लास लोगों ने जो ये जो वर्कर्स थे और आर्टिसंस की डिमांड थी, वो कभी मानी ही नहीं मिडिल क्लास वालों ने।
तो वो उनसे नाराज़ हैं भाई कि तुम हमारा साथ ही नहीं देते, तो हम तुम्हारे साथ क्यों आए, निकलो। प्लस जो मिलिट्री थी वो तो अभी भी किंग के अंडर थी, है ना, और जो नोबल्स थे वो भी किंग के साथ थे, क्योंकि नोबल्स तो होती हैं हाई वाले फैमिली के, मतलब कि वो किंग फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो ये भी इनके साथ नहीं थे। तो यानी कि इनके साथ सिर्फ कौन है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लोग ही इकट्ठे आए हैं, और ना इनके साथ आर्टिस्ट हैं, ना इनके साथ सेना है, ना ही इनके साथ नोबल्स खड़े हैं, ठीक है। तो फाइनली इनका जो पार्लियामेंट सिस्टम था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। फाइनली ट्रूप्स को भेजा गया और ट्रूप्स में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया। तो फिर से रिपीट करते क्या हुआ, फिर से लिबरल्स ने कोशिश करी कि भाई हम 1848 में जर्मनी नेशन को आज़ाद करते हैं। इन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव को मार्च करवाया सेंट पॉल चर्च तक फ्रैंकफर्ट में, और एक पार्लियामेंट होल्ड करवाया। वहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किस, उसका हेड कौन होगा, मोनार्क होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ऑफर दिया किंग को कि यू विल बी द किंग, आप किंग रहेंगे, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। बट ऑब्वियसली बात है, किंग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया वो ऑफर। प्लस ये पार्लियामेंट भी वीकन हो गया, इसकी पावर भी वीकन होगी। क्या कारण थे, तीन कारण है। पहले तो ये सारा का पार्लियामेंट जो कौन डोमिनेट कर रहा था, मिडिल क्लास ही डोमिनेट कर रहे थे। प्लस यहाँ पे कोई वर्कर्स का सपोर्ट नहीं था इनको, क्योंकि ये बेसिकली ये वर्कर्स को सपोर्ट ही नहीं करते थे मिडिल क्लास लोग, और आर्टिस्ट की डिमांड को कभी भी सपोर्ट नहीं किया इन्होंने। प्लस मिलिट्री जो थी वो इनको अपोज करती थी, प्लस नोबल्स भी अपोज करते थे। तो यानी कि इनके सब इनके ऑपोजिट खड़े हैं, कोई इनके साथ नहीं खड़ा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इनको अपना डिसबैंड करना पड़ा पार्लियामेंट, और ट्रूप्स को भेज के इनको हटा दिया गया, निकलो चलो निकलो, ऐसे कर दिया गया, ठीक है। अब फाइनल स्टेप आ रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो अब ये दिन आ रहा है जो ये बेचारे इंतज़ार कर रहे थे इतने साल से, जो इनको फ्रीडम नहीं मिली, अब इनको मिलने वाली है, ठीक है। अब जर्मनी जो है आपको पता है फ्रैगमेंटेड था, टुकड़ों में बटा हुआ था। अब ये टुकड़ों वाले जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जर्मनी के, उनको अब क्या कर रहे हैं, हम यूनाइट कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जर्मनी जो था वो स्मॉल किंगडम में पार्ट था। अब इनका गोल था कि हम इनको एक साथ ले आएँ, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएं। अब ये छोटे छोटे टुकड़े का बहुत नाटक हो गया, अब हम इकट्ठे आएँ। तो इनकी प्रोसेस के टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो हैं, ये कब पढ़ा, अरे 1848 का रेवोल्यूशन जो हुआ, ये जो ऊपर ये पढ़ के आए हो, इन्होंने बेचारों ने ट्राई किया, पूरा दम लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, बट ये अल्टीमेटली क्या हो गए, ख़त्म। तो यही पढ़ा हमने। 1848 में मिडिल क्लास ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की, बट अल्टीमेटली हार गए बेचारे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1848 के बाद प्रूशिया जो था जर्मनी का ना, एक किंगडम था, छोटा सा एरिया, ये जैसे जर्मनी है मान लो पूरा, तो जर्मनी का छोटा सा किंगडम जो था, छोटा सा एरिया, ये क्या है, प्रूशिया जो था, उसने बोला कि अब मैं बीड़ा उठाता हूँ, मैं पूरा रोल उठाऊंगा, मुझे अपने देश को यूनिफाई करना ही करना है। कौन था प्रूशिया का, मतलब किसके लीडरशिप में था प्रूशिया, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, उसने बोला कि मैं अपने देश को यूनिफाई करूंगा, मैं प्रूशिया को और प्रूशिया के साथ जो अलग अलग छोटी छोटी और किंगडम्स है उसको एक साथ लेके आऊँगा और जर्मनी बनाऊँगा, नया जर्मनी। प्रूशिया ही यूज़ प्रूशियन आर्मी एंड स्मार्ट प्लानिंग, ठीक है। उसने प्रूशिया की आर्मी की हेल्प ली और थोड़ी सी दिमाग चलाया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। हुआ क्या, बिस्मार्क ने, जो ये ऑटो वॉन बिस्मार्क है, इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 साल तक। बेचारा कितना, देखो उसका जज्बा था, ठीक है। और उसके साथ कौन कौन सी आर्मी हेल्प में आई, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये 3 आर्मी इसका हेल्प की इसने, मतलब इन 3 आर्मीज़ ने इसकी हेल्प करी। तो 3 वॉर लड़ी, 7 साल तक लड़ी, और किसने हेल्प करी, DAF, ठीक है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। दीज वॉर्स हेल्प प्रूशिया डिफीट एनिमीज एंड कंबाइन जर्मन स्टेट्स इनटू वन। इस वॉर की हेल्प से सारे छोटे छोटे किंगडम्स को अब यूनाइट कर लिया गया जर्मनी। अब जर्मनी बन गया 1871 में पूरा एक नया जर्मनी, जिसमें छोटे छोटे किंगडम्स को सारे को यूनाइट कर दिया गया। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक टुकड़ा, ये छोटा और टुकड़ा, ये छोटा और टुकड़ा, ये छोटा और टुकड़ा, जिसमें से एक टुकड़ा प्रूशिया भी है ना। अब इसको क्या कर दिया, ये पूरा कंट्री बना दिया गया। अब ये पूरी कंट्री का कौन सी कंट्री बन गई, जर्मन नेशन। अब जर्मन नेशन 1871 में बन गया पूरा। अब इसका किंग कौन था, इसका राजा कौन था, किंग विलियम वन, ये इसको बना दिया गया एज एम्परर, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में हुआ, ठीक है, फ्रांस में। आगे जब यूनिफाई हो गया देश, उसके बाद क्या हुआ है, तो उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारे चेंजेस लाए गए बैंकिंग सिस्टम में, करेंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ में। ख़त्म। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्या पढ़ा हमने, बहुत सिंपल था यूनिफिकेशन। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मिडिल क्लास ने कोशिश करी, फेल हो गई, ये पूरी कोशिश आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ,
प्रूशिया ने बोला कि मैं इसका बीड़ा उठाता हूँ, और प्रूशिया में किसने बोला ये? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, जो कि था सीएम, चीफ मिनिस्टर। फिर उसने बेचारे ने 3 वॉर लड़ी 7 साल तक विद द हेल्प ऑफ डेनमार्क, आई थिंक ये डैनिश होगा, डैनिश, ठीक है, डैनिश एक ही बात है, डैनिश आर्मी है, ठीक है, डैनिश, DANISH, डैनिश, ठीक है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस आर्मी की हेल्प से इन्होंने वॉर लड़ी और फाइनली जर्मन स्टेट्स को कंबाइन कर लिया। और 1871 में नया बच्चा पैदा होता है जो कि होता है जर्मन नेशन, ठीक है। इसका किंग कौन था? विलियम वन। 2 कैरेक्टर हैं इसमें सिर्फ, ऑटो वन बिस्मार्क और विलियम वन, ठीक है। और ये विलियम वन को राजा कहाँ बनाया गया? पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। और फाइनली जब वो राजा बन गया तो न्यू जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग था और मॉडर्न था, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। ये 5 पॉइंट लिखोगे, फिर से रिपीट करो। पहला पॉइंट ध्यान से याद कर लो यार बेटा। पहला पॉइंट क्या है? मिडिल क्लास का फेलियर। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रूशिया जो है उसने बीड़ा उठाया। थर्ड पॉइंट क्या है? वॉर लड़ी गई। कितनी वॉर लड़ी गई, किसने लड़ी, वो सब। उसके बाद नया बच्चा पैदा हुआ, नया जर्मनी पैदा हुआ, और फाइनली उन्होंने क्या चेंजेस करे। तो ये 5 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं हमारे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। इसी के साथ साथ फेमिनिस्ट वर्ड का भी इंट्रोडक्शन होता है हमारा। फेमिनिस्ट एक टर्म है जो कि आप बेसिकली आपको उसकी डिफाइन वगैरह आनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो अ फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन, फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं कि फेमाइन देख लो आप तो मतलब कि लड़की ही होगा ना। फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन इन ऑल एरिया। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि चाहता है कि वुमेन को और मैन को बिल्कुल इक्वल राइट्स मिले, बिल्कुल इक्वल राइट्स मिले सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है, और पॉलिटिकली भी। उसके बाद फेमिनिस्ट जो हैं उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करी विद अबाउट द वुमेन राइट, कि वुमेन्स को भी राइट मिलने चाहिए, वुमेन को भी राइट मिलने चाहिए जैसे जो राइट्स जो हैं वो मैन को मिलते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैनी वुमेन एक्टिवली took part in the federal liberal movement by forming association, publishing newspaper and joining political meeting, they were still denied political rights। मतलब कि बहुत सारी वुमेन ने अलग अलग जगहों पे एसोसिएशन फॉर्म करी, ठीक है, उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिशिंग भी करी, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग भी ज्वाइन करी, फिर भी उनको पॉलिटिकल राइट्स यानी कि वोटिंग के राइट्स नहीं मिले गए। और द आइडिया ऑफ गिविंग वुमेन दीज राइट्स वर हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। मतलब कि वुमेन को ये राइट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल था। सब लोग, कुछ लोग चाहते थे कि दो, कुछ लोग चाहते थे नहीं दो। तो मतलब वुमेन को अभी भी यहाँ तक भी वुमेन को राइट जो है वो अभी तक वोटिंग राइट्स इंश्योर नहीं हुआ है। तो दिस कंप्लीट्स आर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिफिकेशन जो होगी वो होगी इटली की। चलिए तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जैसे जर्मनी किंगडम की तरफ स्मॉल किंगडम की तरह में डिवाइडेड था, वैसे ही इटली भी डिवाइडेड था, ठीक है। अब इटली में स्मॉल स्टेट थी और डिफरेंट किंगडम्स को कौन रूल करता था? अलग अलग मोनार्क रूल करते थे। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इटली को कौन रूल करता था? ऑस्ट्रिया के मोनार्क्स करते थे। सेंट्रल इटली को पोप करता था और सदर्न इटली को स्पेन करते थे, स्पेन के किंग करते थे। तो सिर्फ एक सर्दिनिया पिडमोंट जगह थी, उसका राजा कौन था? इटालियन किंग था। बाकी सारे इलाके जो थे वो कौन कौन रूल कर रहा है? बाकी कोई और किंग रूल कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रिया का किंग, सेंट्रल इटली को पोप और सदर्न को स्पेन। सिर्फ सर्दिनिया पिडमोंट ही एक जगह है जहाँ पे किंग कौन है? इटालियन किंग है, बाकी सारे नॉन इटालियन किंग्स थे। अब सबसे पहले शुरुआत करी रेवोल्यूशन की गुसेपी मज़ीनी, ठीक है। गुसेपी मज़ीनी ने एक ड्रीम किया कि मैं अपनी इटली को क्या करता हूँ? यूनाइट करता हूँ, ठीक है। एक इटली फ्रैगमेंटेड है, उसको वो यूनाइट करना चाहता था। उसने क्या किया? सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ये यंग इटली नाम की। बट उसका जो ड्रीम है वो फेल हो गया, उसकी जो अपराइजिंग है वो फेल होगी 1831 में और 1848 के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद ये फेल हो गया गुसेपी मज़ीनी। उसके बाद क्या हुआ? सर्दिनिया पिडमोंट का जो राजा था और जो चीफ मिनिस्टर था उसने उठाया बीड़ा कि भाई अब हम करेंगे देश को यूनिफाई, ठीक है। तो जो किंग था विक्टर इमानुअल सेकंड और चीफ मिनिस्टर कैवर, इन्होंने रोल प्ले किया यूनिफिकेशन में। और कैवर ने अपनी डिप्लोमेसी, अपनी सूझबूझ, अपनी समझ के से और अलायंसेस से, अपने दोस्तों की हेल्प से ऑस्ट्रिया की मोनार्क को हरा दिया। फिर आया भाई अपना गैरिबल्दी। गैरिबल्दी जो था वो भी एक रेवोल्यूशनरी था, ठीक है। वो एक ब्रेव सोल्जर था और उसने अपने आर्मी ऑफ वॉलंटियर की हेल्प से सदर्न इटली जो थी, जो कि स्पेन के हाथ में थी, याद करो सदर्न इटली, ठीक है, स्पेन के किंग के हाथ में थी, वो उसने हैंड ओवर कर दी विक्टर इमानुअल II को। फाइनली 1861 में क्या हुआ? सारे के सारा यूनिफाई कर लिया गया इटली को और विक्टर इमानुअल II को डिक्लेयर कर दिया गया किंग। तो 5 पॉइंट्स हैं, फिर से रिपीट करते हैं। पहले इटली फ्रैगमेंटेड था, कौन सा हिस्सा किसके पास है? नॉर्थ ऑस्ट्रिया के पास, सेंट्रल
पोप के पास सदर्न स्पेन और सर्देनिया पिडमॉन्ट सिर्फ एक ऐसी जगह थी जो इटालियन किंग के पास था। गुसिबी मजीनी ने ट्राई किया, बेचारा फेल हो गया 31 में और 48 में। फिर किसने बीड़ा उठाया, किसने उठाया लीडरशिप? सर्देनिया पिडमॉन्ट के राजा ने और चीफ मिनिस्टर ने, किंग विक्टर इमानुअल टू सेकेंड और चीफ मिनिस्टर कैवर ने। उन्होंने अपनी सूझबूझ लगाई, डिप्लोमेसी लगाई और अलाइंसेस फॉर्म की और ऑस्ट्रिया को खात्मा कर दिया। और फिर आए गुसिबी गैरिबल्दी। ये भी एक ब्रेव सोल्जर थे। इन्होंने अपने वॉलेंटियर की हेल्प से सदर्न इटली पे अटैक कर दिया और इनको अपने अंदर बेसिकली फ्री करवा दिया उस राजा से, और फाइनली हैंड ओवर कर दिया विक्टर इमानुअल टू को। कितना भला मानस है देखो। और फाइनली विक्टर इमानुअल टू जो था, सेकंड जो था, उसको 61 में किंग ऑफ इटली घोषित कर दिया गया। तो ये थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 5 पॉइंट्स है, याद रख लेना। पहले इटली कैसे डिवाइडेड थी, फिर रेवोल्यूशनरी गुसिबी मैजीनी के बारे में, फिर सर्दिना पिडमॉन्ट के राजा ने बीड़ा उठाया, फिर गैरिबल्दी के बारे में और इटली के बारे में। ठीक है, 5 पॉइंट्स में ब्रेक करके याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रेट ब्रिटेन अ नेशन स्टेट। ये क्या है कि ये यूनिफिकेशन नहीं, ये काइंड ऑफ यूनिफिकेशन है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी जगह 1700 सेंचुरी जो थी, 17th सेंचुरी थी, उसमें मतलब 1700 ईयर्स में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जो नेशन स्टेट ब्रिटेन की हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ हों। मतलब यानी कि ऐसा कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा, कोई भी सिंगल कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी जो कि ब्रिटेन कहलाए, मतलब उसको हम ब्रिटेन बोलते थे। और वहाँ पे जहाँ भी जगह पे इंग्लिश पाए जाते थे, जिस भी जगह पे इंग्लिश पाए जाते थे, वहाँ पे और कौन मिलता था? आयरिश, स्कॉटिश और वेल्श लोग भी मिलते थे इंग्लिश के साथ साथ। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक जगह पे इंग्लिश लोग नहीं थे, जहाँ पे भी वो रहते थे वहाँ पे अदर नेशन लोग भी रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड जो था वो पावरफुल हो गया, रिच हो गया और पावरफुल हो गया, और उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया दूसरी जगहों पे। ये इंपॉर्टेंट है। 1707 में एक एक्ट पास हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनिफाई कर दिया गया और क्या बना दिया गया? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया। अब याद रखना कि इंग्लैंड तो इंग्लिश लोग हैं, और स्कॉटलैंड में जो प्रोमिनेंट लोग जो थे वो कौन से थे? कैथोलिक्स थे। ठीक है, कैथोलिक्स, याद रखना, कैथोलिक्स। अब इन्होंने मिला तो लिया, शामिल तो कर लिया। किस किस को शामिल कर लिया? एक तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को आपस में शामिल कर लिया। अब जो पार्लियामेंट था उस पर कंट्रोल किसका था? इंग्लिश लोगों का। स्कॉटिश लोगों को बेचारों को सप्रेस किया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था। ठीक है, तो स्कॉटिश लोगों ने डिमांड करी, स्कॉटिश कैथोलिक्स ने डिमांड करी कि हमें तुम इंडिपेंडेंट कर दो भाई, पहले जैसे थे ना वैसे ही ठीक है, तुमने ये यूनाइट करके सरदर्दी कर दी हमारी। तो इनको बेचारों को और सप्रेस किया गया। फिर आता है एक केस आयरलैंड का। अब आयरलैंड के साथ क्या हुआ, ध्यान सुनना। आयरलैंड में ना कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे, दो तरीके के ग्रुप्स थे। अब स्कॉटलैंड में भी कैथोलिक्स थे और आयरलैंड में भी कैथोलिक्स थे। तो इन इंग्लिश वालों ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या बोला कि हम जाते हैं किसके पास? प्रोटेस्टेंट्स के पास जाते हैं। प्रोटेस्टेंट्स के पास गए। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स के पास गए। अब इन्होंने बोला प्रोटेस्टेंट्स को कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम मिल के इन कैथोलिक्स को क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे। तो इंग्लिश ने सपोर्ट पा लिया प्रोटेस्टेंट्स का, और फिर से कैथोलिक जो मेजॉरिटी में थे उनको फिर से क्या किया गया? तंग किया गया। ठीक है, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी बाउंस बैक करने की, बट उनको क्रश कर दिया गया। और फाइनली फोर्सिबली 1801 में आयरलैंड को भी पार्ट बना लिया गया ब्रिटेन का। तो ये थी हमारी यूनिफिकेशन ऑफ बेसिकली ब्रिटेन बिकमिंग अ नेशन स्टेट। यूनिफिकेशन तो नहीं, ब्रिटेन बिकमिंग अ नेशन स्टेट। इसके बाद क्या हुआ? इंग्लिश लैंग्वेज कल्चर जो था वो मेन आइडेंटिटी थी इस एरिया की, ब्रिटेन की। और स्कॉटलैंड और आयरलैंड को फोर्स किया जाता था कि आप इंग्लिश रूल को ही फॉलो करें। तो क्या हुआ, फिर से रिपीट करते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे एक ब्रिटिश लोग रहते हों, जहाँ पे भी वो रहते थे, जहाँ वहाँ पे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश लोग रहते थे। फिर क्या हुआ? सेकंड, वो रिच होते गए, पावरफुल होते गए, और उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया एरिया का। फिर क्या हुआ? पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ जिसमें आयरलैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइट कर दिया गया। फिर क्या हुआ? इन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया स्कॉटलैंड के लोगों को। कैसे? क्योंकि पार्लियामेंट में किसका कंट्रोल था? इंग्लिश लोगों का। स्कॉटिश लोगों ने डिमांड करी कि भाई हमें वापस अलग से कर दो, हमें अलग कर दो, हम अलग ही ठीक थे, तुम्हारा नाटक बहुत हो रहा है। फिर इनको क्या किया गया? सप्रेस किया गया। फिर आता है आयरलैंड का केस। आयरलैंड के केस में क्या होता है कि आयरलैंड में कैथोलिक्स भी होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी होते हैं। तो इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प से कैथोलिक्स को फिर से सप्रेस किया, और फाइनली 1801 में आयरलैंड को भी पार्ट बना लिया गया ग्रेट ब्रिटेन का। तो ये सिनेरियो है। और फिर जब ग्रेट ब्रिटेन बन गया 1801 में, जिसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड थे,
उसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी, इंग्लिश, और स्कॉटलैंड और आयरिश लोगों को भी फोर्स किया जाता कि इंग्लिश रूल ही आप मानो। तो ये था पूरा सीन था ग्रेट ब्रिटेन नेशन स्टेट बनने का, ठीक है। तो ये आप 6 पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके अपने वर्ड्स में, मज़ेदार आपको लिखोगे आंसर और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या था, कोई भी देश ऐसा नहीं था जिसमें ब्रिटिश लोग ज़्यादातर मतलब मेजॉरिटी में हों। फिर इंग्लिश पावर गेन करी, पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ, स्कॉटलैंड सप्रेस किया, आयरलैंड का केस आया, और फिर अपना डोमिनेशन कंट्रोल कर लिया पूरे आयरिश लोगों पे और स्कॉटिश लोगों पे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था नेशन स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब लास्ट का टॉपिक बच गया है, वो करते हैं हम स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अपना सेकंड लास्ट टॉपिक एल्गरी फिनिश करते हैं। तो एल्गरी क्या होता है कि ये एक आइडिया है, ठीक है। ये आइडिया है, क्या दर्शाने का आइडिया है, लिबर्टी और नेशन को दर्शाने का आइडिया, कि ये हमारा देश है, हम आज़ाद हैं। इस आज़ादी के आइडिया को दर्शाने का क्या है, ये एक तरीका है बस, और कुछ नहीं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 18 और 19वीं सेंचुरी में फीमेल फिगर्स को यूज़ किया गया रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी, जैसे इंडिया में भी हम बोलते हैं इंडिया इज़ आवर मदर लैंड, है ना, हमारी भारत माता का पोर्ट्रे किया गया, वैसे ही इन्होंने भी फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल किया फॉर रिप्रेजेंटिंग देयर मदर लैंड, ठीक है। सबसे पहले जर्मनी का पढ़ते हैं। जर्मनी का जो फीमेल फिगर था वो कौन सा था, जर्मेनिया, क्लियर। अब अगर आप इस जर्मेनिया की फ़ोटो देखोगे तो इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये क्राउन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्राउन दिख रहा है सर पे। अभी क्राउन दिख रहा है, क्राउन क्या सिंबलाइज करता है, क्राउन जो है वो ओक लीव्स का बना हुआ है, ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। हाथ में क्या है, ये तलवार दिख रही है, इस फिगर को याद रखो, तलवार दिख रही है, और पीछे जर्मन फ्लैग दिख रहा है, सही है। अब ब्रोकन चेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर ध्यान से तो ये ब्रोकन चेन्स है, टूटी हुई चेन है। टूटी हुई चेन का मतलब क्या है कि अब हम आज़ाद हैं, हमें फ्रीडम मिल चुकी है, अब हमें कोई भी सप्रेस नहीं कर सकता, वी आर वन नेशन, ठीक है। फिर आगे चेस्ट पे ब्रेस्ट प्लेट लगी हुई है, ठीक है, विद द ईगल। ये जो प्लेट है ये क्या सिग्निफाई करती है, स्ट्रेंथ, कि हमारे पास पावर है, हम पावरफुल एम्पायर हैं, हम कोई वीक एम्पायर नहीं है। सर पे क्राउन पहना हुआ है ओक लीव्स का, जो कि हीरोइज्म, मतलब कि हीरोइक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कि हाँ इन्होंने अच्छे से लड़ा, अच्छे से अपने आप को रखा। ओक ट्री ओक ट्री से ही क्यों बना हुआ है वो क्राउन, क्योंकि ओक ट्री जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो ब्रेवरी सिम्बलाइज करते हैं। ये जो बना हुआ है ना क्राउन, ये ओक ट्रीज का बना हुआ है, और ओक ट्रीज से क्यों बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। प्लस स्वॉर्ड देखो, स्वॉर्ड क्यों है, हाथ में तलवार क्यों लेके खड़ी है, क्योंकि स्वॉर्ड दर्शाती है कि ये लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, ये अपने आप, इनको डरपोक मत समझना, ये ब्रेव हैं। प्लस इसके आसपास तलवार तो है, समझ आ रहा है, बट ये पत्ते क्यों हैं तलवार के आसपास, तलवार के आसपास पत्ते क्यों हैं, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए तैयार तो हैं, बट वो पीस भी बनाने के लिए तैयार है। मतलब कि कोई अगर लड़ेगा नहीं उससे, अगर कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है, अगर कोई पहल करता है तो ही वो लड़ेंगे, वरना वो लड़ेंगे नहीं, वो पीस को चाहते हैं, ठीक है। मतलब फिर से रिपीट करो, तलवार का मतलब क्या है कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं, बट इसका ओक लीव्स जो है उसका मतलब क्या है, ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या है कि ऑलिव ब्रांच का मतलब है कि वो पीस बनाना चाहते हैं, वो लड़ने के पहला वार नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है, पहला वार नहीं करेंगे, वो पीस बनाना चाहेंगे। फिर पीछे ट्राई कलर फ्लैग है जो कि ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का है, ये फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट का है। ये फ्लैग क्या, ये फ्लैग को ना पहले रूलर्स ने बैन कर दिया था, तो दैट्स वाई यहाँ पे फ्लैग बनाया गया है कि अब हम तुम्हारी किसी भी बैन से डरते नहीं हैं, हम फ्री हैं, हम यूनिटी में हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, रेज ऑफ राइजिंग सन, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये रेज क्या सिंबलाइज कर रही है कि एक नया एरा शुरू हो रहा है, एक नई बिगनिंग, एक नई सुबह हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। फिर रिपीट करते हैं सर से, ये ओक क्राउन क्यों पहना है, क्योंकि ओक क्राउन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओक ट्री जो है वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाला है, तो ये एक स्ट्रेंथ का सिंबल है। फिर हमने पढ़ा ये तलवार क्यों है, तो तलवार क्या क्या कहता है कि ये रेडी हैं फाइट करने को। और यहाँ पे ऑलिव ब्रांच क्यों है, क्योंकि ये वार तभी करेंगे जब कोई पहले करेगा, ये नहीं तो ये पीस बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। फिर हमने देखा ये चेस्ट प्लेट है, चेस्ट प्लेट क्या शो करती है, स्ट्रेंथ। प्लस यहाँ पे फ्लैग है, फ्लैग में ब्लैक, रेड और गोल्डन है। ये क्यों बनाया गया, क्योंकि इस फ्लैग को पहले कुछ रूलर्स ने बैन कर दिया था, तो अब ये सिम्बलाइज़ करता है कि हम किसी के भी आगे झुकेंगे नहीं, हम सबसे सुपीरियर हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम यूनाइटेड हैं, ठीक है। और ये रेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रेस रिप्रेजेंट करती थी कि एक नई सुबह आने वाली, नई सुबह मतलब कि जो अंधकार था, जो एरा ऑफ मोनार्क था वो एंड हो चुका है, अब हम यूनाइटेड हैं। और फाइनली ब्रोकन चेन क्या सिम्बलाइज़ करती है, ब्रोकन चेन सिम्बलाइज़ करती है कि अब हम फ्री हैं, वी आर फ्री फ्रॉम एनी
कह सकते हो एनी ऑपरेशन ऑन एनी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो अर्मीनिया का था। नेक्स्ट है मेरियन। मेरियन क्या है, ये फिगर फीमेल फिगर था फ्रांस के लिए। मेरियन जो था एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, शोइंग द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। अच्छा, ये इसका आइडिया क्या था कि लिबर्टी और रिपब्लिक का आइडिया पे बेस्ड था ये। और शी इज़ शोन विद रेड कैप पहनी हुई है या रेड कैप पकड़ी हुई है, मतलब कि फ्रीडम है। ट्राई कलर फ्लैग है, यानी कि उनका खुद का फ्लैग। और कॉकेड एक रिबन था, ठीक है, एक रिबन था, राउंड रिबन, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने पहना था, तो वो सिम्बलाइज करता है, ठीक है। द स्टैचूज ऑफ मेरियान वर पुट इन द पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द नेशनल यूनिटी। ये जो स्टैचू था मेरियन का, वो पब्लिक जगहों पे रख दिया गया ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ, हम एक ही देश हैं, हम यूनाइटेड नेशन हैं, हमारा एक ही मकसद है, वी आर यूनाइटेड, ठीक है। और हर इमेज वॉज यूज ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। इसकी इमेज कहाँ यूज़ करी गई, कॉइन्स पे और स्टैम्प्स में, ताकि मैसेज स्प्रेड हो। फिर से क्या लिखोगे आप, एक सिम्बॉलिक फीमेल फिगर था। ये मेरियान जो है वो एक क्रिश्चियन नेम है। ये क्या सिम्बलाइज करता है, लिबर्टी और रिपब्लिक। जो मेरियान जो पोर्ट्रेट था वो क्या क्या वियर करता है, रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड। रेड फ्लैग कैप का मतलब फ्रीडम, ट्राई कलर 3 कलर के फ्लैग था, 3 कलर बेस्ड। और कॉकेड मतलब एक रिबन पहना हुआ था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने पहना था। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ जो मेरियन था उसको पब्लिक में लगा दिया गया, जो कि सिम्बलाइज करता था नेशनल यूनिटी। और यही मेरियन का जो पिक्चर था वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी किया गया पब्लिश, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ गए हैं भाई, बहुत खुशी की बात है, लास्ट टॉपिक आ गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ गया। लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन रीजन, ठीक है, बाल्कन रीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप मत करना, लास्ट टॉपिक समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार सेम आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये आप 8 पॉइंट जो है लिख सकते हो। देखो बाल्कन क्या है, बाल्कन रीजन जो था ना, एक आज के टाइम पे एक रीजन था, मतलब कि आज का जो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं वो इसी रीजन में रहते थे, एक रीजन में, ठीक है। जैसे रोमेनियंस, बल्गेरियंस, सर्ब्स, ग्रीक्स, ये सारे के सारे एक रीजन में थे, एक रीजन, एक एरिया में थे, ठीक है। इस एरिया का राजा भी कोई होगा तो इस पे कौन कंट्रोल करता था, ऑटमैन एम्पायर कंट्रोल करता था। इस एरिया का कौन कंट्रोल करता था, ऑटमैन एम्पायर। बट आपको पता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। चाहे आपके कोई एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों, उनका एक टाइम होता है, कुछ टाइम वो चलते हैं, बहुत चलते हैं, और कुछ टाइम बाद सबका अंत आता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। ऑटमैन एम्पायर पहले तो बहुत मस्त चल रहा था, बट धीरे धीरे करके वो वीकन होता गया। और अब जैसे कोई राजा वीकन होता है तो अब लोग क्या चाहते हैं, ये जो लोग थे रोमेनियंस, बल्गेरियंस, अलग अलग तरीके के लोग, अब ये इंडिपेंडेंस चाहते थे, क्योंकि राजा कमज़ोर हो गया, एम्पायर कमज़ोर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन 1800s द ऑटोमन एम्पायर ट्राइड टू मेक चेंजेस टू स्टे स्ट्रॉन्ग बट फेल। ऑटोमन एम्पायर ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम इकट्ठे रहें, राजा ने कोशिश करी सबको इकट्ठा करने की, हम अलग ना हो, हम वीकेंड ना पड़े, बट फेल हो गए। डिफरेंट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे और इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब ये जो कुछ इलाके हैं, इन्होंने क्या किया, अपने आप को बाल्कन रीजन से अलग कर लिया और अपने आप को एज इंडिपेंडेंट रीजन घोषित कर दिया गया। बहुत मस्त, ठीक है। पीपल इन द बाल्कन बिलीव दैट दे हैव बीन फ्री इन द पास्ट एंड नाउ वांटेड फ्रीडम अगेन। बाल्कन रीजन का क्या डिमांड, लोगों की डिमांड क्या थी कि पहले हम फ्री थे, ऑटमैन एम्पायर से पहले हम फ्री थे, अब हम ऑटमैन एम्पायर के बाद भी अब फ्री रहना चाहते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने रिबेल कर दिया, धोखा कर दिया, ठीक है। दीज ग्रुप फॉट टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी। ये ग्रुप्स आपस में लड़ने लग गए, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ठीक है, आपस में लड़ने लग गए ताकि अपनी आइडेंटिटी बचा सके। यानी कि ये जो पूरा एरिया डिवाइडेड था छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे इसके कल्चर्स के लोग थे, ये आपस में लड़ने लग गए, ठीक है। क्यों लड़ने लग गए, ताकि सबको इंडिपेंडेंटली वो लिव कर पाएँ, सब अपनी बेसिकली एरिया को प्रोटेक्ट करने लग गए, ठीक है। प्लस एक और दिक्कत थी यहाँ पे, यहाँ के जो लोग थे ना वो जेलस थे एक दूसरे के, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसी करते थे। और वो अपना एरिया तो चाहते ही थे, वो अपना एरिया तो चाहते ही थे, साथ में दूसरे का एरिया भी हड़प लें, ये उनकी फिरात में थे वो, ठीक है। तो इसकी वजह, पहली बात तो ये अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे, ध्यान सुनना बहुत मस्त है। पहले तो ये अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, एक तो ये लड़ाई चल रही है, और दूसरा अब ये कब्ज़ा भी करना चाहते हैं दूसरे के इलाके पे, तो ये बहुत तगड़ी लड़ाई नहीं होगी। पहले तो अपने एरिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लस ये चाहते हैं कि हम कब्ज़ा भी कर लें। तो यहाँ पे जो थिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। अब ये एरिया में इतनी मार धाड़ कन्फ्लिक्ट चालू हो गए कि अब जो बिग यूरोपियन पावर्स हैं वो आ गई इसको कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन आ गई, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। इन्होंने कोशिश की कि हमारे को मिल जाए ये एरिया, काश, ये तो लड़ाई झगड़े वाला एरिया है, कोई राजा तो है नहीं इसका, हम पावरफुल हैं, हम इस पर गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कोशिश करी, इन्होंने क्या कोशिश करी कि हम इसके ट्रेड पे को कंट्रोल कर लें,
सामान बेचने खरीदने पे कंट्रोल कर लें, अपनी कॉलोनीज़ बना लें, अपनी नेवी की हेल्प से, आर्मी की हेल्प से इन्होंने कोशिश किया कि हम इसको हथिया लें और एक दूसरे को स्टॉप करने लग गए। अब जर्मनी अटैक करने आ रहा है तो कोई और उसको स्टॉप करने, बड़ा नेशन स्टॉप करने आ रहा है, तो आपस में बड़े बड़े नेशन लड़ने लग गए, समझ गए। इनकी लड़ाई के चक्कर में ये बड़े बड़े नेशन आपस में ही लड़ने लग गए, आपस में कन्फ्लिक्टिंग हो गई इनके बीच में, ठीक है। तो इस एरिया के कंट्रोल पाने की वजह से क्या हुआ, आपस में लड़ पड़े बेवकूफ़ लोग और फाइनली क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। बाल्कन रीजन के जो लोग थे वो उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, जैसे रोमेनियन, बल्गेरियन, सर्ब्स और ग्रीक्स, इनको क्या कहा जाता था, स्लैव्स, ठीक है। और ये किसके कंट्रोल में थे, ऑटमैन एम्पायर के कंट्रोल में। ऑटमैन एम्पायर वीकेंड पड़ गया और उसने कोशिश करी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, बट वो फेल हो गया। लोग जो थे उनको उनको उनका मानना था कि पहले हम फ्री थे ऑटमैन एम्पायर से और अब भी हम फ्री होना चाहते हैं। इन्होंने एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। प्लस ये सारे जो लोग थे वो जेलस भी थे आपस में, तो उन्होंने एक दूसरे की लैंड हड़पना भी स्टार्ट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एरिया बन गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आया, यूरोपियन पावर्स। अब यूरोपियन पावर्स इस पे ट्रेड पे कब्जा करना चाहती थी और कॉलोनीज बनाना चाहती थी, नेवी और आर्मी की स्ट्रेंथ से ये कंट्रोल करना चाहती थी। तो जब एक जो यूरोपियन पावर इस पर अटैक करने आती थी या कंट्रोल करने आती थी तो दूसरी वाली उसको रोकने आ जाती थी, ठीक है। तो आपस में ही ये बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स भी लड़ने लग गई और फाइनली इस एक टुकड़े की वजह से, एक मतलब एक कन्फ्लिक्टिंग लैंड की वजह से क्या हो गया, एक वर्ल्ड वॉर 1 का ये एक कारण बन गया, ठीक है। तो ये था नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन रीजन। तो ये आप 8 पॉइंट लिख के आओगे प्रॉपरली और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। अगर आप एक बार रिकॉल करो जल्दी से, तो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत मस्त लगेगा, नहीं तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था फ्रांस के बारे में, अगर याद करो तो पीछे को जा रहा हूँ, ये देखो फ्रांस के बारे में, है ना। फिर फ्रांस में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, ठीक है, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। फिर क्या हुआ था, याद करो, नेपोलियन आया था जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े थे। फिर इसके बीच में क्या पढ़ा था टॉपिक, यूरोपियन के बारे में पढ़ा था, ईयू के बारे में। कौन कौन से टॉपिक थे याद करो, राइज ऑफ मिडिल क्लास पढ़ा था और लिबरलिज्म पढ़ा था, जिसमें ज़ोल्वरेन यूनियन, कस्टम यूनियन पढ़ा था। फिर हमने देखा कि नेपोलियन का खात्मा हुआ वाटरलू की वॉर में और ट्रीटी ऑफ वियना आई, जिसके तहत फ्रांस के आसपास बाउंड्रीज बना दी गई। फिर कंजर्वेटिव्स जो थे उनकी पावर बढ़ती गई, उन्होंने, और बाकी जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कोशिश करा इनको सप्रेस करने का, इनको हटाने का। और फाइनली 1830s में क्या हुआ कि जो बर्बन किंग थे उनको लुइस फिलिप, बेसिकली बर्बन किंग को ओवरथ्रू कर देगा और लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया। लुइस फिलिप थोड़ा बेटर राजा था एज़ कम्पेयर टू बर्बन किंग्स, दैट वाई उनको बना दिया गया। फिर हमने पढ़ा, इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इसी के दौरान 1830s के आसपास ही एक और ग्रीस में भी हरकत हुई थी। कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ग्रीस में हमने पढ़ा था कि ग्रीस में जो ऑटमैन एम्पायर था उसका कंट्रोल वीकेंड पड़ चुका था, ठीक है, और उनकी हेल्प करी थी जो लोग बाहर रहते थे अब्रॉड में, ठीक है। फिर लॉर्ड बायरन के बारे में पढ़ा था और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो गया था। इसके बाद सोचो क्या पढ़ा था, इसके बाद सोचो, इसके बाद हमने पढ़ा था रोमांटिसिज्म टॉपिक। ये तो एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। एक बेसिकली एक मूवमेंट था जिसमें लोगों ने अपने फीलिंग्स को रोमांटिसाइज किया था, मतलब दर्शाया था, ठीक है। ये था हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। इसमें क्या हुआ कि यूरोप में हंगर फैल गई, हार्डशिप मतलब लोगों को बहुत जीना मुश्किल हो गया और उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। फाइनली हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा। जर्मनी में हमने पढ़ा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन्होंने पार्लियामेंट फॉर्म किया, उन्होंने किंग से अपील करी, किंग ने मना कर दी और ये जो उनका मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया। फिर फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई जिसमें मिडिल क्लास ने रोल लिया। फिर प्रूशिया ने अपना बीड़ा उठाया, प्रूशिया ने 3 वॉर्स लड़ी, 7 साल लड़ी और डैनिश, ऑस्ट्रिया और फ्रांस आर्मी ने उनकी हेल्प करी और फिर विलियम 1 को किंग घोषित कर दिया गया। फिर हमने पढ़ा, ये तो छोटा टॉपिक है फेमिनिस्ट। फिर हमने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें इटली टूटा फूटा था, डिवाइडेड था। गुसिपी मैज़ी ने हेल्प करी, विक्टर इमानुअल 2 ने हेल्प करी, गैरिबिल्दी ने हेल्प करी और फाइनली इटली भी यूनाइट हो गया। एंड लास्ट ब्रिटिश ने धोखेबाजी करी और स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने कब्जे में करके ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। एंड फाइनली जो एल्गरी थी, एल्गरी में बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, जो कि आपके नेशन की यूनिटी को दर्शाता है, फ्रीडम को दर्शाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने जर्मेनिया पढ़ा, इस पर भी आ सकता है नोट। और फाइनली मेरियन भी पढ़ा जो कि फ्रांस का लिए था। और लास्ट में कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया जो कि था बाल्कन रीजन, ठीक है। तो ये नोट्स की पीडीएफ मैं अपने लास्ट में डाल भी दूंगा, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई डाउट्स हो तो आप
कमेंट कर सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। अगर आप ये नोट्स अच्छे से पढ़ के याद करके चले जाओगे तो काफ़ी हद तक आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे इस इसमें चैप्टर में, नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में हमने पढ़ने की कोशिश करी है विद पॉइंट्स एंड ऑल द बेस्ट।